ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 111 से 120। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 111। सुंदर स्त्री अध्याय 111। सुंदर स्त्री हान ली ने अपना सिर उठाने की हिम्मत करने से पहले चुपचाप अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए अपनी शाश्वत वसंत कला का उपयोग किया। उसकी नजर आकर्षक महिला पर टिकी और आखिरी महिला पर चली गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। प्रवेश करने वाली आखिरी पत्नी 26 से 27 साल की लग रही थी। हालांकि वह एक आकर्षक सुंदरता थी, लेकिन उसके बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर एक नजर किसी को भी रोक सकती थी। इसके अलावा जब से वह कमरे में दाखिल हुई, उसकी ठंडी नजर सीधे हान ली पर थी। लेडी यान ने इन लोगों को अंदर आते देखा और अपनी सीट से खड़ी होकर धीरे से उनका अभिवादन किया। दूसरी बहन और तीसरी बहन को नमस्कार। पांचवी बहन भी आ गई। चौथी बहन, आप बहुत औपचारिक हैं। हम सब एक ही परिवार के हैं, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। सामने वाली महिला के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना बेहद मंत्रमुग्ध युवा महिला ने अपना बादाम वाला मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। उस हंसी में एक आकर्षक आकर्षण था, जिससे हान ली को इच्छा और हिलती हुई आत्मा का अनुभव हुआ। वह अंतहीन रूप से अवाक था। छोटी बहन की हिम्मत नहीं है। बहनों, कृपया बैठ जाइए। लेडी यान थोड़ा मुस्कुराए और सामने वाली पत्नी को अपनी कुर्सी देने की पेशकश की। पत्नी के बैठने के बाद तक वह नहीं बैठी। जिसे फिफथ सिस्टर कहा जाता था, वह एक सुंदर और परिष्कृत महिला थी। वह चुपचाप लेडी यान के सामने बैठी रही। विवाहित महिलाओं के प्रवेश के बाद मो केहुआन ने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया और अपनी मां के पीछे चली गई। उसकी चमकीली पूर्णिमा की चांदनी आंखें पूरे कमरे में बेतरतीब ढंग से घूम रही थी। यह अज्ञात था कि वह वास्तव में क्या सोच रही थी। ये युवा वही है जिसने संदेश दिया था। लगभग 30 साल की महिला ने हान ली की ओर देखा और बेहोश होकर पूछा, ये सही है? उनके द्वारा दिए गए पत्र के अनुसार ये लॉर्ड हस्बैंड का उत्तराधिकारी है। लेडी यान ने आसानी से उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद उसने हान ली से सम्मानपूर्वक कहा, यह आपकी दूसरी मार्शल माँ है। क्या आप अपना सम्मान नहीं देने जा रहे हैं? टेल नोट, माँ शाब्दिक रूप से शिक्षक की पत्नी। दूसरी मार्शल माँ के बजाय ये शिक्षक की दूसरी पत्नी आदि हो सकती है। मैं दूसरी मार्शल माँ को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। तीव्र बुद्धि वाले हान ली आगे बढ़े और औपचारिक रूप से विवाहित महिला को प्रणाम किया। खड़े हो जाओ। चूंकि यह भगवान पति का पसंदीदा शिष्य है, इसलिए अत्यधिक विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाहिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी तीसरी मार्शल माँ और पांचवी मार्शल माँ है। लेडी यान ने असामान्य रूप से खूबसूरत युवा महिला और सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत महिला की ओर इशारा किया और उन्हें एक एक करके हान ली से मिलवाया। तीसरी मार्शल माँ और पांचवी मार्शल माँ को नमस्कार। हान ली ने देखा कि युवा विवाहित महिलाएं उससे कुछ वर्ष से अधिक बड़ी नहीं थी। एक क्षण की झिझक के बाद वह भी विनम्रता से झुक गया। हान ली ने लेडी यान को संदेह की दृष्टि से देखा। वह मंद मंद मुस्कुराए और गर्म स्वर में बोली, आपकी तीसरी मार्शल माँ ने एक तकनीक से उसके चेहरे की उम्र बढ़ने से रोक दिया। हालांकि वह केवल 20 साल की लगती है, वह आपकी दूसरी मार्शल माँ की उम्र के बराबर है। हान ली ने ये सुनने के बाद मन ही मन अपना सिर हिलाया, संतुष्ट होकर कि उसका अपना अनुमान बहुत दूर नहीं था। यह आकर्षक रूप से सुंदर युवा महिला स्वाभाविक रूप से एक असामान्य गुप्त कला का अभ्यास करती थी, अन्यथा वह अपनी मात्र उपस्थिति से उसे कैसे मोहित कर सकती थी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ कर सकती थी। दूसरी बहन, ये भगवान पति का हस्तलिखित पत्र है, कृपया इसे देखें। लेडी यान ने हान ली का पत्र दूसरी पत्नी लेडी ली को सौंपा। लेडी ली ने इसे पढ़ना समाप्त करने के बाद पत्र को अन्य दो पत्नियों को भेज दिया। एक बार जब वह सुंदर और परिष्कृत युवा महिला, जो पत्र पढ़ने वाली अंतिम पत्नी थी, ने इसे देखना समाप्त कर दिया,
तो कई पत्नियां पूरी तरह से चुप हो गईं। यहाँ तक कि प्रतीत होने वाली तुच्छ और भव्य युवा पत्नी लेडी लियू के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। लेडी लियू में एक क्षण पहले की निर्भीकता और आकर्षक आकर्षण का पूरी तरह से अभाव था, इसके बजाय वह अप्रत्याशित संयम दिखा रही थी। जब हान ली ने डॉक्टर मो की कई पत्नियों की शक्ल देखी तो वह असहज होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह नहीं जानता था कि पत्र में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जिसके कारण ये पत्नियां इतनी गंभीर हो गई हैं। हालांकि कमरे में पहली बार प्रवेश करने के बाद से हान ली की शांत अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया था, जिससे पत्नियों को लगा कि वह विश्वसनीय था और उसका प्रभाव एक जनरल जैसा था। हान ली, आपका शिक्षक के पत्र ने हम मार्शल माताओं को बहुत अधिक झकझोर दिया है, इसलिए हमें इस पर ठीक से बात करनी होगी। आप बहुत दूर से यहाँ आए हैं, अवश्य थक गए होंगे। आपको यहाँ मो एस्टेट में रात बितानी चाहिए। कल हम आपको पूछताछ के लिए बुलाएंगे। चूंकि लेडी यान ने कई वर्षों तक फियरसम फ्लड ड्रैगन एसोसिएशन की सत्ता अपने हाथ में रखी थी, इसलिए उनके प्रत्येक आंदोलन में एक अकथनीय गरिमा थी। अंततः वह हानली से बात करने और निर्देश देने वाली पहली महिला थी। ये जूनियर आपके आदेशों का पालन करता है, हान ली ने पूरी आज्ञाकारिता के साथ उत्तर दिया। अन्य पत्नियों ने लेडी यान को नहीं रोका। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे इस बाहरी व्यक्ति हान ली को वापस बुलाने पर भी सहमत थे ताकि वे कुछ संवेदनशील मामलों पर चर्चा कर सकें। हुआनर, अपने पिता के शिष्य हान को पीछे के आवास पर ले आओ और उसके लिए एक साफ कमरा ढूंढो ताकि वह ठीक से आराम कर सके, लेडी यान ने मो केहुआन को आदेश दिया। मैं समझ गया। वरिष्ठ शिष्य हान ली, मेरे पीछे आओ। मो केहुआन ने कई बार अपनी आंखें झपकाई, अपनी नाक को थोड़ा सिकोड़ लिया और कुछ हद तक अनिच्छुक होने लगी। हालांकि उसने तुरंत इसके बारे में बेहतर सोचा और चेहरे पर मुस्कान के साथ सहमत हो गई। आपको अपने वरिष्ठ शिष्य को परेशान करने से मना किया गया है, अन्यथा तुम्हें कबीले के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। लेडी यान अपनी बेटी के लिए उसकी भलाई के विचारों को जानती थी, इसलिए उसने उसे पहले से ही मौखिक चेतावनी दे दी थी। ठीक है, मैं समझता हूँ। युवा लड़की अपना चेहरा सिकोड़ते हुए अनिच्छा से सहमत हो गई। हान ली निःशब्द थे। यदि लेडी यान ने कुछ नहीं कहा होता तो क्या इस सुंदर युवती ने उसके साथ कुछ चालें खेली होती। हान ली ने मो केहुआन को एक अजीब नजर से देखा और पहली बार उसने इस लड़की को आकर्षक नहीं देखा। अपनी मां के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप मो केहुआन निराश होकर दरवाजे से बाहर चली गई। हान ली अविचल भाव के साथ उसके पीछे चला गया। हान ली के कमरे से चले जाने के कई क्षण बाद तक प्रतीक्षा करने के बाद लेडी यान ने अपनी गंभीर आवाज से कमरे की खामोशी को तोड़ा। पांचवी बहन, मुझे आपको चारों ओर देखने और ये देखने के लिए असुविधा करनी होगी कि क्या वह लड़का सचमुच चला गया है या वह चुपचाप वापस आ गया है और कहीं छिपा हुआ है। हम अभी भी निश्चित नहीं हैं। सुरुचिपूर्ण परिष्कृत लेडी वांग ने ये सुनने के बाद वह बिना शब्द कहे कमरे से बाहर चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। चौथी बहन, आपने उस लड़के को ज्यादा महत्व दिया। वह संभवतः इतना कुशल कैसे हो सकता है। तीसरी पत्नी की सुंदर आंखों में एक रोशनी चमक उठी। तीसरी बहन, तुम सचमुच एक बात भूल गई हो। हमारे भगवान पति का शिष्य संभवतः सामान्य नहीं हो सकता। इस सामग्री की शुरुआत का पता ऑडियो बुक्स 108 से लगाया जा सकता है। मेरा मानना है कि हमारा मो एस्टेट काफी कड़ी सुरक्षा में है। इसके अलावा यह इमारत एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां मैं एसोसिएशन के मामलों को संभालता हूं। यहां से कुछ ही दूरी पर 20-30 छिपे हुए संतरी पहरा दे रहे हैं, लेकिन हमारे सभी बचावों के बावजूद वह मेरा या केहुआन का ध्यान आकर्षित किए बिना चुपचाप अपनी जगह में घुसपैठ करने में सक्षम था। क्या आपको लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे एक सामान्य विशेषज्ञ हासिल कर सकता है? लेडी यान ने चुपचाप कहा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 112 छिपा हुआ संदेश अध्याय 112 छिपा हुआ संदेश। इस डेटा के स्रोत का बंधन ऑडियो बुक्स 108 में निहित है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
चौथी बहन के तर्क से ऐसा प्रतीत होता है कि हान नाम के युवक में सचमुच कुछ क्षमता है। दूसरी पत्नी ली ने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ते हुए धीरे से कहा। तीसरी पत्नी आहें भरने और अपने मन की बात कहने से पहले एक क्षण झिझकी। अब कहने की जरूरत नहीं है। उसकी एकाग्रता नकली की तुलना में पहले से ही कहीं अधिक है। मुझे याद है जब उस सुंदर लड़के वू ने मेरा चेहरा देखा था तो मेरी ग्रैंड हेवनली फॉक्स तकनीक ने उसे ठीक होने से पहले पूरे दिन के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया था। हान नाम का व्यक्ति शुरू में केवल कुछ हद तक हतप्रभ था, लेकिन बाद में उसने तुरंत अपना दिमाग साफ कर लिया था। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उनकी मानसिक ऊर्जा उत्कृष्ट है। वह किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। ये बातें सुनकर तीनों पत्नियां शांत हो गईं। हर कोई विचारशील लग रहा था, जैसे कि उन सभी को कुछ बुरा कहना हो। एक पल के बाद लेडी यान बुरी तरह मुस्कुराए और पहले बोलने की पहल की। ऐसे क्रूर व्यक्ति के साथ ये समझना असंभव है कि वह हमारे मो एस्टेट में भाग्य लाएगा या आपदा। गुप्त पत्र निकालो। एक बार जब हर कोई इसे देख लेगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा। ये शब्द कमरे के बाहर से आए थे और लेडी यान द्वारा नहीं बल्कि उनके द्वारा बोले गए थे। परिष्कृत सुरुचिपूर्ण पांचवी पत्नी वह कमरे में चली गई। मैंने पहले ही आसपास के क्षेत्र का बहुत सावधानी से निरीक्षण कर लिया है। 200 मीटर के दायरे में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है और संतरी गार्ड भी मजबूत कर दिए गए हैं। पांचवी पत्नी ने भावहीन होकर कहा। लेडी यान ने सोच में अपना सिर नीचे कर लिया और अंततः अपना मुंह खोला। आप सभी को निश्चित रूप से वे शब्द याद हैं जो लॉर्ड हस्बैंड ने जाने से पहले दिए थे। उनके जाने के बाद अगर कोई बिना किसी छुपे संदेश के बिना निशान वाला पत्र दे देता तो ये साबित होता कि वह सुरक्षित है और हम आराम महसूस कर सकते हैं। हालांकि यदि पत्र को चिन्हित किया गया था और एक छिपे हुए संदेश को छुपाया गया था तो इसमें निश्चित रूप से ऐसी खबर होगी जो अच्छी नहीं होगी। हमें खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। जहां तक इस पत्र का सवाल है, हम सभी ने देखा कि पत्र को चिन्हित किया गया था और एक छिपा हुआ संदेश छुपाया गया था। चाहे खबर कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, देर सबेर हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। आओ हम सच्चा पत्र निकाल कर पढ़ें। तीसरी पत्नी की आवाज अब मधुर और मनमोहक नहीं रही, बल्कि दुख से भरी हुई थी। अच्छे से चूंकि सभी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, अब हम छिपे हुए संदेश को उजागर करेंगे। लेडी यान ने निर्णायक रूप से कहा। अब और नहीं झिझकते हुए उसने पास की मेज से एक चाय का कप और केतली उठाए और कप को ठंडे पानी से आधा भरने के लिए आगे बढ़ी। फिर उसने अपनी ड्रैगन के आकार की अंगूठी पकड़ी और उसे हल्के से कई बार घुमाया। अप्रत्याशित रूप से वह 2 हिस्सों में अलग हो गई और इस तरह एक छिपा हुआ सफेद औषधीय पाउडर उजागर हो गया। लेडी यान ने सावधानी से चाय के कप में दवा का पाउडर डाला और फिर अपनी तरफ खड़े लोगों की ओर देखा। दूसरी पत्नी ली ने लेडी यान को देखा और सबसे पहले खड़ी हुई। वह शालीनता से डेस्क के सामने पहुंची और अपना हाथ उठाया। उसकी शुद्ध सफेद उंगली में भी अप्रत्याशित रूप से वैसी ही अंगूठी थी। लेडी ली ने अंगूठी से थोड़ी मात्रा में औषधीय पाउडर निकाला और चाय के कप में डाल दिया। हालांकि उसका पाउडर लाल था और लेडी यान से अलग लग रहा था। तीसरी पत्नी और पांचवी पत्नी ने भी इसी तरह की हरकतें की। उन दोनों के पास ड्रैगन की अंगूठियां थी जिनमें क्रमशः पीला और काला औषधीय पाउडर था। लेडी यान ने चाय का कप उठाने और उसे हल्के से घुमाने से पहले सभी के समाप्त होने तक इंतजार किया। परिणाम स्वरूप मूल रूप से बहुरंगी तरल वास्तव में स्पष्ट हो गया। खत्म। पानी साफ हो गया है। दूसरी बहन, तुम अपने हाथों में सबसे कुशल हो। ये सबसे अच्छा होगा यदि बड़ी बहन कागज पर धब्बा लगा दे। लेडी यान ने विनम्रतापूर्वक दूसरी पत्नी ली से कहा। लेडी ली ने ये सुनने के बाद वह मंद मंद मुस्कुराए। पत्र और औषधि जल से वह काम करने लगी। इस थोड़े से समय के दौरान लेडी ली द्वारा पत्र की सतह पर औषधीय पानी लगाने के अलावा पूरी तरह से सन्नाटा था, जिससे कमरे का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। ये किया जाता है। पत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है।
इसके बाद हमें पांचवी बहन को अपनी आंतरिक शक्ति से इस पत्र को सुखाने में मदद करनी चाहिए। लेडी ली ने अपने शरीर को सीधा किया, अपने माथे से सुगंधित पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए पांचवी पत्नी से बात की। शांत, सुंदर युवा महिला ने अपना सिर हिलाया और तेजी से गीला पत्र ले लिया। फिर उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और थोड़े से बल के प्रयोग से उसकी हथेली से हल्की, धधकती गर्मी निकली। उसने अपनी हथेली पत्र से 3 इंच दूर रखी और धीरे धीरे उसे सुखा दिया। थोड़े समय के बाद पत्र पूरी तरह से सूख गया था और पत्र की काली स्याही पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसके स्थान पर कुछ फीकी लाल लिखावट दिखाई दी। ये डॉक्टर मो की अपनी पत्नियों को एक संदेश देने के लिए हान ली का उपयोग करने की योजना थी, एक छिपा हुआ संदेश। हान ली को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके जाने के बाद कमरे में क्या हुआ। इस समय उसके सामने एक छोटी सी राक्षसी खड़ी थी जिसके कारण उसे बड़ा सिरदर्द महसूस हो रहा था। रास्ते में इस तीसरी युवा महिला मो ने अप्रत्याशित रूप से और बेशर्मी से अपने वरिष्ठ मार्शल भाई से तथाकथित पहली मुलाकात का उपहार का अनुरोध किया था। जूनियर मार्शल सिस्टर को किस तरह का उपहार पसंद आएगा? बेहतर विकल्प के बिना हान ली ने असहाय होकर अपनी नाक भींच ली और उसके अनुरोध को पूरा करने के लिए खुद को तैयार किया। कोई भी कीमती पत्थर, आभूषण या शायद कुछ मजेदार और दिलचस्प चीज काम करेगी। मैं बहुत नखरेबाज नहीं हूँ। दरअसल अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 7 से 8 हजार टन चांदी देने से भी काम चल जाएगा। इसे आपकी परीक्षा माना जा सकता है। मो केहुआन ने बिना किसी अपराध बोध के मासूमियत से कहा और अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें झपकाई। 7 से 8 हजार टन चांदी। जब हान ली यह सुनकर वह लगभग फर्श पर गिर पड़ा। ये छोटी राक्षसी एक शेरनी की तरह अपना मुंह फैलाए हुए थी। उसे अपने जीवन के लिए जरा भी डर नहीं था। मेरे पास जो कुछ भी है उसे ध्यान में रखते हुए मेरे पास इतनी मात्रा में चांदी नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया भी तो उसे ये देना असंभव होगा। क्या वह मुझे मूर्ख गंवार समझती है? हालांकि हान ली ने ये सोचा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। हालांकि लड़की के हाव भाव को देखकर उसकी निगाहों में काफी कुछ मतलब था। मो केहुआन काफी चतुर था। बस एक नजर से वह हान ली के कुछ विचारों को समझ सकती थी। उसने अपना छोटा मुंह झुकाया और जानबूझकर आश्चर्य से चिल्लाया, सीनियर मार्शल भाई हान, आपके पास इस प्यारी जूनियर मार्शल बहन के साथ अपनी पहली मुलाकात का जश्न मनाने के लिए कोई उपहार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जिस वर्ष मैं पहली बार यंग मास्टर वू से मिला था, उन्होंने मुझे पॉकेट मनी के रूप में 10,000 चांदी के नोट दिए थे। जैसे ही हान ली ने ये सुना, वह क्रोधित हो गया। निस्संदेह वो उपनाम वाला आपके परिवार की संपत्ति के बदले में दोगुनी राशि प्राप्त करने की योजना बना रहा है। तुम्हें ऐसा उपहार देने का मेरा तनिक भी इरादा नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पिता ने मुझमें ये जहर बोया। मेरी छोटी सी जिंदगी किसी भी पल खत्म हो सकती है। हान ली गुस्से में था, लेकिन उसने बस आसमान की ओर देखा। बिना हिले डुले उसने इस छोटी राक्षसी को देखा और सोचने लगा कि उसके हाथ में जो वस्तु है वह सबसे कम मूल्य की है। मो काइहुआन ने हान ली को एक अपरिष्कृत काले लड़के के रूप में देखा जो वास्तव में मूर्ख की भूमिका निभा रहा था और एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसका दिल कुछ चिंतित हो गया। पिछले साल से जब उसने यंग मास्टर वू से बड़ी रकम ठग ली थी, तब से वह हर रात किसी अन्य व्यक्ति का फायदा उठाने का सपना देखती थी। अब इतनी परेशानी के बाद उसके पास एक और मौका था। लेकिन ये लड़का, जो उसके पिता का सच्चा शिष्य लगता था, अडिग था और उसका चेहरा शहर की दीवार से भी मोटा था। वह अपने जैसी प्यारी लड़की के प्रति इतना कठोर और उदासीन व्यवहार कैसे कर सकता है? उनमें रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं थी। क्या उसने उसके गालों पर तेजी से बहते उसके अभ्यासी आंसुओं पर ध्यान नहीं दिया? फिर भी उदासीन बने रहने पर वह सचमुच क्रोधित करने वाला था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 113 घुमावदार सुगंध गोली। अध्याय 113 घुमावदार सुगंध गोली। रात के आसमान में हवा को ठंडा नहीं माना जा सकता था, लेकिन मो केहुआन का नाजुक चेहरा थोड़ा हरा हो रहा था।
उसकी दोनों आंखें बेरहमी से हान ली को घूर रही थी। अपने दिल में वह चुपचाप इस मोटी चमड़ी वाले वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई पर अपने दांत पीस रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस समय वे दोनों ठंड से पीड़ित होकर पौन घंटे तक पिछवाड़े के आंगन से होकर गुजरने वाली इस छोटी सी पगडंडी पर खड़े रहे। वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। मूल रूप से जब मो काइहुआन को एहसास हुआ कि हान ली उसके 3 अंतिम कदमों के प्रति अप्रभावी है, सुंदर अभिनय करना, विनम्र अभिनय करना और आंसू का उपयोग करना, वह केवल निराशा में अपने दांत पीस सकती थी और चलना बंद कर सकती थी। उसने शुरू में हान ली को फंसाने के लिए इन चालों का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह केवल अनिच्छा से और दयनीय रूप से हान ली को घूर सकती थी, अपनी निगाहें उस पर केंद्रित कर सकती थी, यह आशा करते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी हार मान लेगा। लेकिन मो केहुआन की दयनीय स्थिति को देखकर हान ली की हंसी छूट गई। उसके भाव वास्तव में हान ली को उसके अच्छे भाई ली फेयू की याद दिलाते थे। पहले जब भी ली फेयू चाहता था कि हान ली उसकी किसी चीज में मदद करे, तो वह अपने चेहरे पर ठीक उसी अभिव्यक्ति का उपयोग करता था, इस उम्मीद में कि हान ली उसकी मदद करने के लिए प्रेरित होगा। कुछ समय बाद हान ली इस प्रकार की अभिव्यक्तियों के प्रति पूरी तरह से अप्रभावित हो गया। इस प्रकार जैसे ही मो केहुआन ने हान ली पर अपनी सबसे दयनीय पिल्ला दृष्टि डाली, हान ली निश्चल खड़ा रहा, मो केहुआन के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए वहीं खड़ा रहा। वह बार बार अपना सिर हिलाता था, जो उसके व्यंग्य का संकेत था। हान ली के शातिर जवाबी हमले के तहत मो केहुआन पूरी तरह से हार गया था। वह केवल उस पिल्ला वाली नजर को रोक सकती थी जिसका उपयोग वह अब तक करती आ रही थी, और उसे क्रोध की क्रूर नजर से बदल सकती थी। दरअसल मो केहुआन को पहले से ही अपने किए पर पछतावा होने लगा था। अगर उसकी मां को इस बारे में पता चला, तो उसे डर था कि न केवल वह हान ली से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे अपने कबीले के नियमों के अनुशासन का स्वाद भी चखना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने हान ली की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखा। ये छोटा सा मूर्ख नहीं कर सकता, बस उसे कुछ दे दो। क्या वह नहीं जानता था कि लड़कियां फुसलाने के लिए होती हैं? वह वास्तव में एक देहाती बेवकूफ के अलावा और कुछ नहीं था। फिलहाल वह पहले ही अपने अपमानजनक अनुरोध के बारे में भूल चुकी थी जो उसने हान ली से पहले मांगा था। हालांकि हान ली को लड़कियों को फुसलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वह जानता था कि फिर भी उसे मो निवास की ताकत उधार लेनी होगी, और इस तरह वह उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। परिणामस्वरूप कुछ समय तक मो केहुआन का गुस्सा भड़कने के बाद उसने धीरे से अपने हाथों को अपने लबादे में डाला और इस छोटी राक्षसी को खुश करने के लिए एक उपयुक्त ट्रिंकेट खोजने की कोशिश की। हान ली ने अंततः एक हरी जेड बोतल निकाली। बोतल के अंदर कुछ जलती हुई लाल गोलियां थी जो बेहद तेज सुगंध छोड़ती थी। इन गोलियों को वाइंडिंग फ्रेग्रेंस पिल्स के नाम से जाना जाता था। शाही रखेलों द्वारा ली गई इस गोली का इसके अलावा और कोई प्रभाव नहीं था कि गोली खाने वाले को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू आ जाए। ये सुगंध न केवल लंबे समय तक टिकी रही और सूंघने में सुखद थी, बल्कि यह उपयोगकर्ता को कीड़ों के काटने से बचाने का अतिरिक्त प्रभाव भी प्रदान कर सकती थी। यही कारण है कि यह गोली शाही रखेलों के बीच पसंदीदा थी। हालांकि युवा लड़की के लिए वाइंडिंग फ्रेग्रेंस पिल को उपहार के रूप में मानना काफी अफसोस की बात थी। इस गोली को बनाने के लिए कुछ मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता थी जो दुर्लभ और कीमती थी। यहाँ तक कि शाही राजधानी जैसी समृद्ध जगह में भी मुख्य सामग्री हमेशा कम आपूर्ति में पाई जाती थी, जो शाही दरबार की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। अंततः समय बीतने के साथ गोली खो गई। हान ली कभी भी ऐसी कोई गोली नहीं बनाएगा जो उसकी मदद के लिए कुछ न करे। लेकिन सेवन मिस्ट्री संप्रदाय में रहने के दौरान आखिरकार वह झुक गया और झांग शियाउर को मनाने के लिए उसने ली फेयू के लिए इनमें से कुछ गोलियां बना ली, क्योंकि वह ली फेयू के आग्रह का सामना करने में असमर्थ था। उसके पास केवल एक बोतल थी और कुछ ही गोलियां शेष थीं। प्रारंभ में हान ली इन गोलियों का उपयोग खुद को कीड़ों के काटने से बचाने के लिए करना चाहता था,
लेकिन अब वह इसका उपयोग केवल अपने सामने खड़ी छोटी राक्षसी को मनाने के लिए कर सकता था। हान ली ने जैड की बोतल लड़की की दिशा में फेंकी। मो काइहुआन ने कुछ देर तक उसे उलझाया और अंततः जैड बोतल पकड़ ली। यह क्या है? आखिरकार मो काइहुआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार उसे अपने सामने इस छोटे से आदमी से एक उपहार मिला। हालांकि यह कुछ खास नहीं था, लेकिन मो काइहुआन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए यह पर्याप्त था। इस गोली को वाइंडिंग फ्रेग्रेंस पिल के नाम से जाना जाता है और इसका प्रभाव बहुत रहस्यमय है। ये हो सकता है। हान ली ने मो काइहुआन को गोली के प्रभाव के बारे में बताया, जिससे वह बेहद खुश और संतुष्ट हुई। हान ली को बहुत आश्चर्य हुआ जब लड़की ने जैड की बोतल खोली और खुशबू सूंघी, तो उसने तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और रक्षात्मक रुख अपना लिया। विकृत लोगों से बचाव वाली नजर से उसने हान ली की ओर देखा और ध्यान से कहा, ये गोली कोई ऐसी गोली नहीं है जो लोगों को बेहोश कर दे या कामोत्तेजक के रूप में काम करे, है ना? ये सुगंध उन कामोत्तेजकों से इतनी परिचित क्यों है जिनका वर्णन मेरी बहनों ने किया है? क्या तुम मेरे साथ कुछ विकृत करने की योजना बना रहे हो? ये सुनने के बाद हान ली काफी समय तक स्तब्ध रह गया, पूरी तरह से अवाक हो गया। उसे अचानक खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। इस लड़की के विचारों का अनुमान लगाना बहुत कठिन था, ये सोचने के लिए कि उसने वास्तव में वाइंडिंग फ्रेग्रेंस पिल की खुशबू की तुलना कामोत्तेजक से की थी। अब हान ली को ये भी नहीं पता कि क्या उसे इस महिला की सावधानी से प्रभावित होना चाहिए या अनुचित आरोप के कारण जोर से रोना चाहिए। आपकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ये गोली प्रामाणिक लगती है, लेकिन उपयोग करने से पहले मुझे अभी भी अपनी दूसरी बहन को इसका प्रयोग करने देना होगा। आखिरकार महिलाओं को अपने हर काम से ऊपर सावधानी बरतनी होगी। मो काइहुआन ने हान ली को नेक तरीके से यह बताया। खांसी, जो करना है करो। इस डेटा के स्रोत का बंधन ऑडियो बुक्स 108 में निहित है। अवाक हान ली केवल अपने चेहरे पर शर्मिंदगी छुपाने के लिए खांस सकता था। उसे लगा कि अपने और इस छोटी राक्षसी के बीच दूरी बनाए रखना ही उसके लिए बेहतर होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि कब उसका अवसाद उसे मौत की ओर धकेल देगा। हालांकि यदि इस गोली में आपके द्वारा सूचीबद्ध सभी प्रभाव हैं, तो मैं मानूंगा कि आपने परीक्षण पास कर लिया है। आज के बाद यदि आपको कभी भी मो निवास में किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप काइहुआन की तलाश कर सकते हैं। मुझे बस कुछ छोटे मुआवजे की आवश्यकता होगी, लेकिन बदले में मैं समझौता कर लूंगा आपकी समस्याएं आपके लिए। मो काइहुआन ने खुशी से मुस्कुराते हुए बोतल को हिलाया। ठीक है, जूनियर अप्रेंटिस बहन, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के पास कुछ ऐसा है जिसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। हान ली ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए अपना पूर्व स्वभाव पुनः प्राप्त कर लिया। जैसे ही उसने मो काइहुआन को उत्तर दिया, उसने अपने दिल में बुरा सोचा, आपसे सहायता मांग रहा हूँ, एक पैसे का लालची। आपके सपनों में। मो काइहुआन स्वाभाविक रूप से हान ली के आंतरिक विचारों को नहीं सुन सके। उसे संतुष्टि महसूस हुई क्योंकि हान ली ने उसकी बात मान ली थी। अचानक उसे लगा कि हान ली काफी दिलचस्प व्यक्ति है और देखने में भी काफी सुंदर है। चलो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा और बेहतर कमरा ढूंढूंगा ताकि तुम्हें कष्ट न उठाना पड़े। मो काइहुआन ने आगे बढ़ते हुए शानदार ढंग से मुस्कुराया। उसके पीछे खड़े होकर हान ली ने आखिरकार राहत की सांस ली और धीरे धीरे उसके नक्शे कदम पर चल रहा था। कितनी अजीब लड़की है, वह उसके साथ कभी नहीं रहेगा। यह मत कहिए कि इस बॉस मिस को अचानक उसके जैसे साधारण व्यक्ति से प्यार हो गया। यहाँ तक कि अगर वह वास्तव में उससे प्यार करती है तो भी वह उसे सीधे अस्वीकार कर देगा, केवल उसके अनुचित कार्यों के आधार पर, जिनसे निपटना हान ली के लिए पहले से ही इतना कठिन था। अगर वे वास्तव में एक साथ हो गए तो वह इसे कभी सहन नहीं कर पाएगा। हान ली ने चुपचाप अपने दिल में सोचा और निर्णायक रूप से संभावित उम्मीदवारों की सूची से मो काइहुआन का नाम हटा दिया। उसकी होने वाली पत्नी टीएल। हान ली तीसरे व्यक्ति में अपने बारे में बात कर रहे हैं। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 114, यान गैस मोह अध्याय 114।
यान गे का मो हानली आखिरकार रात बिताने के लिए मो एस्टेट के एक किनारे के कमरे में चला गया। मो केहुआन इतनी चतुर थी कि वह इधर उधर नहीं रुकती थी और उसने तुरंत खुद को माफ कर दिया। एक परिष्कृत महिला के रूप में उसके अचानक व्यवहार ने हानली को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हानली को नहीं पता था कि क्या अभी भी खतरा होगा, क्योंकि वह अभी भी मो एस्टेट में लोगों के रवैये के बारे में स्पष्ट नहीं था। परिणाम स्वरूप उसे कोई वास्तविक आराम नहीं मिल सका और वह बिस्तर पर केवल हल्की सी झपकी ले सका। अगली सुबह, जबकि हानली अभी भी सुस्त था, बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा था। क्या ये वह छोटी राक्षसी हो सकती है? हानली ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन जल्द ही अपना सिर हिला दिया। ये धीमी खनकती आवाज निश्चित रूप से मो केहुआन की शैली नहीं है, लेकिन केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। हानली थोड़ा सशंकित था। उसे अपना चेहरा धोने के लिए एक तौलिया मिला, फिर वह दरवाजा खोलने गया। घनी भौहों और बड़ी बड़ी आंखों वाला एक 20 वर्षीय युवक बाहर खड़ा था। एक बार जब इस युवक ने हानली को बाहर आते देखा, तो उसने एक नजर हानली को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सम्मानपूर्वक दूसरे हाथ में एक मुट्ठी पकड़ ली और उत्साहपूर्वक हानली का अभिवादन किया। आपको जूनियर प्रशिक्षु होना चाहिए भाई हान। मैं यान जी हूँ। मुझे आपका सबसे बड़ा प्रशिक्षु भाई भी माना जा सकता है। यान गे। हानली के विचार दौड़ गए। ये शख्स डॉक्टर मो का सबसे बड़ा शिष्य था। हाँ, भले ही मैं मास्टर का पहला शिष्य हूँ, मेरी योग्यता उतनी अच्छी नहीं है। मुझे मास्टर की अपनी तकनीकें बहुत अच्छी नहीं लगी और यहाँ तक कि उन्हें अपमानित भी होना पड़ा। यान गे ने हानली को खुलकर बताया। जब हानली ने देखा कि यह युवा शांत है, तो उसे तुरंत यान जी के प्रति अच्छा प्रभाव पड़ा और उसने तुरंत अभिवादन करते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान, सुप्रभात। कृपया अंदर आएं और बात करें। कोई जरूरत नहीं है। हमारी कई मार्शल माताओं ने मुझसे यहाँ आने के लिए कहा। वे किसी चीज के लिए कनिष्ठ शिष्य हान की तलाश कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि आप नीचे की यात्रा करें। यान गे मुस्कुराया और अपने हाथों से इशारा किया। जब हानली ने ये सुना तो एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तेजी से अपना सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और यान जी के पास चला गया। यान गे को हानली के मामलों में बहुत दिलचस्पी थी। रास्ते में उन्होंने हानली से खुलकर कई बातें पूछी। वह जिंग प्रांत के स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में बेहद उत्सुक थे और उनके बारे में लगातार पूछते रहते थे। जब वे दोनों पिछवाड़े के बगीचे से गुजरे, तो अप्रत्याशित रूप से उनकी मुलाकात एक युवक और महिला से हुई। वे मो युजू और वू जियांगमिंग थे। दोनों को हानली ने कल दूर से देखा था। दोनों अंतरंग प्रेमी जोड़े की भांति बगीचे में साथ साथ टहल रहे थे। यह ऐसा था मानो हानली की अपनी संपत्ति किसी और ने चुरा ली हो, और उस भावना ने उसके मुंह में एक बुरा स्वाद छोड़ दिया। जाहिर तौर पर मो युजू और वू जियांगमिंग ने हानली और यान गे की खोज की, इसलिए पूर्व जोड़ी उनकी ओर बढ़ी। जैसे जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब आते गए, दूसरे मो युजू ने साधारण दिखने वाले हानली पर नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि युवा मास्टर वू को हानली पर संदेह था, क्योंकि उसने हानली को बड़ा कर दिया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान, सुप्रभात। ये छोटा भाई अपरिचित दिखता है। वह किसका शिष्य है? पूछते ही वो जियांगमिंग हंसे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले हानली ने सोचा कि बड़े भाई यान, जो उनके बगल में थे, उन्हें कवर करने और वू जियांगमिंग की टिप्पणी का जवाब देने की पहल करेंगे। कौन जानता था कि इतनी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसके बगल वाले व्यक्ति की कोई आवाज नहीं आई। हैरान होकर हानली अपना सिर उठाकर यान जी की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस सामग्री का संस्करण ऑडियो बुक्स 108 पर ट्रैक किया जा सकता है। अंत में हानली इतना क्रोधित हुआ कि वह निःशब्द हो गया। वर्तमान में यान जी मंत्रमुग्ध और मंत्रमुग्ध होकर मिस मो युजू को पूरी तरह से परमानंद की अवस्था में देख रही थी। वह अब भी वू जियांगमिंग को कैसे प्रतिक्रिया दे सकता था? ये छोटा भाई थर्ड मार्शल मदर का दूर का भतीजा है।
अपने माता पिता के आदेश के तहत मुझे थर्ड मार्शल मदर के पास जाना था और उनसे नौकरी का अनुरोध करना था। बेहतर विकल्प की कमी के कारण हान ली केवल अपना सिर पीछे कर सकता था और मामलों को अपने हाथों में ले सकता था। हान ली ने जानबूझकर शर्मिंदगी और शर्मिंदगी का अभिनय करते हुए विनम्रतापूर्वक बात की। ओह, तो यह इस तरह है। एक बार जब वू जियानमिंग ने हान ली की बातें सुनी तो उन्होंने हान ली में पूरी तरह से रुचि खो दी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हान ली की बाहरी शक्ल बहुत साधारण थी और उसमें मार्शल आर्ट का अध्ययन करने वाले व्यक्ति की कोई विशेषता नहीं थी। यंग मास्टर वू की नजर से यह कैसे छूट सकता था? इसके बजाय यंग मास्टर वू ने अपना सिर घुमाया और उसकी अभिव्यक्ति धुंधली हो गई। वह उस मूर्खतापूर्ण नजर से बहुत असंतुष्ट था जो यांगेमो युजू की ओर दिखा रहा था। आखिरकार उसके बगल वाली खूबसूरत महिला उसकी कथित मंगेतर थी। अभी हान ली मो युजू के करीब था, इसलिए उसने उसके सभी भाव स्पष्ट रूप से देखे। वह थोड़ी सी भौहें सिकुड़ रही थी और उसका चेहरा कुछ अप्रसन्न था। स्पष्ट रूप से वह यांगे की आराधना की बेशर्म नजर को सहन नहीं कर रही थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान, अगर और कुछ नहीं है तो यंग मास्टर वू और मैं पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मो युजू के खुबानी होंठ थोड़े खुल गए। उसने यान जी के प्रति उदासीनता से एक छोटा सा शिष्टाचार बढ़ाया और अपने नाजुक शरीर को उस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। वू जियानमिंग ने यान जी पर छींटाकशी की और बिना कुछ कहे उसका पीछा किया। हान ली ने उनकी पीठ को हटते हुए देखा और उसके होंठ के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान का हल्का सा निशान दिखाई दिया। बाद में उसने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान की ओर देखा और पाया कि यांगे अभी भी मो युजू को मूर्खतापूर्ण ढंग से देख रहा था। हान ली ने आह भरी। ये लड़का सचमुच प्यार में डूबा हुआ था। हालांकि मिस मो के मन में उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और हो सकता है कि वह उसके उत्कट पीछा से डर गई हो। हान ली ने यांगे के कंधों पर पूरी ताकत से प्रहार किया, जिससे उसके शरीर को झटका लगा। खाली नजर गायब हो गई और आखिरकार वह अपनी स्तब्धता से जाग गया। इसके लिए क्षमा करें, मैंने जूनियर अप्रेंटिस भाई हान के सामने अपना मजाक उड़ाया था। यान जी, जो अपनी तर्कसंगत मानसिक स्थिति में वापस आ गया था, पागलों की तरह शर्मा रहा था। वह अपने साथ किए गए तमाशे से बेहद शर्मिंदा था। ये कुछ भी नहीं है। जब किसी अच्छे चरित्र वाली निष्पक्ष और सुंदर महिला का सामना करना पड़ता है तो ये पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, हान ली ने हंसते हुए समझाया। जब यांगे ने हान ली की बातें सुनी तो उन्हें राहत महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह फूट फूट कर हंसा और धीरे से कहा, तुम्हें अंधेरे में रखने के लिए नहीं, बल्कि मैं युजू के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। इस अवधि के दौरान भले ही हम बचपन के प्रेमी नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए गहरी भावनाओं वाले मासूम साथी थे। दुर्भाग्य से जब युजू बड़ी हुई तो उसने मुझमें कोई अन्य रुचि दिखाए बिना मेरे साथ एक भाई की तरह व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप कई बार उसके द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद मैं केवल हार मान सकता था और चाहता था कि उसे एक अच्छा पति मिले जो उसे जीवन भर खुशियां दे सके। लेकिन आज युजू पर एक नजर डालने पर मुझे पता चला कि मैं अभी भी खुद को अपनी भावनाओं से मुक्त नहीं कर पा रहा हूं और अनजाने में खुद का दिखावा कर रहा हूं। जब यांगे ने आखिरी वाक्य बोला तो आत्मा उपहास का संकेत था। यांगे का स्पष्टीकरण सुनने के बाद हान ली ने दोबारा बात नहीं की। इसके बजाय उसने यान जी को सिर से पांव तक देखा, जैसे कोई दुर्लभ प्राचीन वस्तु देख रहा हो। पहले उन्हें इस तरह का स्नेही व्यक्ति केवल किताबों और अन्य कहानियों में ही मिला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। एक दिन इसे अपनी आंखों से देखिए। यदि यान जी ने जो कहा वह सच और ईमानदार था, तो हान ली को नहीं पता था कि यान जी के मुंह की प्रशंसा की जाए या गुप्त रूप से उसकी अत्यधिक मूर्खता के लिए उसे कोसा जाए। वापस जाते समय हान ली ने जानबूझकर यान जी को अपने विचारों से दूर करने के लिए अन्य विषयों का इस्तेमाल किया और यान जी के मूड को वापस सामान्य होने दिया। वे दोनों तब तक प्रसन्नतापूर्वक बातें करते रहे जब तक वे उस छोटी सी इमारत तक नहीं पहुंच गए जहां हान ली कल रात चुपचाप घुस आया था।
डॉक्टर मो की कई पत्नियां पहले से ही हानली के आगमन का औपचारिक रूप से इंतजार कर रही थी, हानली को एक अच्छा आश्चर्य देने की तैयारी कर रही थी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 115, एक चौंकाने वाला परिवर्तन अध्याय 115, एक चौंकाने वाला बदलाव। इस डेटा के स्रोत का बंधन ऑडियो बुक्स 108 में निहित है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, इससे पहले कि यान गे दरवाजा खटखटाती, कमरे के भीतर से लेडी यान की आवाज आई। क्या ये हानली और यान जी है? ये सही है, चौथी मार्शल माँ। यान गे जल्दी से रुके और सम्मान पूर्वक उत्तर दिया। यान गे, पहले लौटो। बस हानली का अकेले प्रवेश करना ही पर्याप्त होगा। भीतर से लेडी यान की धीमी आवाज सुनी जा सकती थी। वह विशिष्ट ठंडी आवाज हानली के दिल को छुए बिना नहीं रह सकी। जैसी आपकी इच्छा। यान जी स्पष्ट रूप से लेडी यान का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी आज्ञा का पालन किया। हानली की ओर मुस्कुराने के बाद वह चुपचाप दूसरी मंजिल से नीचे उतर गया। केवल हानली ही ऊपर रह गया, कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था। हानली ने उदासीनता से कमरे के दरवाजे की ओर देखा, लेकिन तुरंत प्रवेश करने के बजाय उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को छोड़ दिया और कमरे के अंदर की स्थिति का पता लगा लिया। वह अकेले अंदर नहीं जाना चाहता था, केवल छुपे हुए सैनिकों द्वारा घात लगाकर मारा जाना था, इसलिए थोड़ा सावधान रहना बेहतर था। कमरे में बहुत शांति थी और अंदर लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी। हानली केवल लेडी यान और कुछ अन्य लोगों की सांसें और दिल की धड़कन सुन सकता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। इससे हानली को बहुत राहत मिली। इस प्रकार वह आगे बढ़ा और हल्के से 2 बार दरवाजा खटखटाया। फिर उसने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाने से पहले एक नजर देखने की योजना बना रहा था। हालांकि उसने कमरे में जो देखा उससे हानली का रंग रूप बहुत बदल गया। उसके कदम हवा में ही रुक गए थे। कमरा पिछली रात जैसा ही था, कुर्सियां, मेज और सजावट बिल्कुल वैसी ही थी। केवल खूबसूरत महिलाओं की पोशाक की शैली ही अलग थी। लेडी यान और अन्य खूबसूरत पत्नियां सिर से पैर तक सफेद रेशमी शोक वस्त्र पहने हुए थी। वे सभी कुर्सियों पर बैठ गए और हानली को ठंडी आंखों से देखते रहे। हानली का रंग कुछ पीला पड़ गया। हालांकि वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि मृतक डॉक्टर मो से नाराज था। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि डॉक्टर मो, उस बूढ़े लोमड़ी ने उसे इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए क्यों मजबूर किया था। ऐसा लगता है कि उसने सही अनुमान लगाया था। उस पत्र में एक छिपा हुआ संदेश था जिसने बाघिनों को डॉक्टर मो की मौत की खबर दी थी। ऐसा लगता था जैसे वे डॉक्टर मो के हत्यारे की स्वेच्छा से उनसे मिलने आने का इंतजार कर रहे थे। हानली ने गहरी सांस ली और अपना रंग सामान्य कर लिया। फिर वह बड़े कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। बिना किसी शिष्टता के उसने एक कुर्सी की तलाश की और अहंकारपूर्वक पत्नियों के सामने बैठ गया। ये देखने के बाद कि वे एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, उसने ये देखने की योजना बनाई कि आखिर में ये महिलाएं उससे कैसे निपटेंगी। ये स्पष्ट था कि हानली की पूरी तरह से अनियंत्रित कार्रवाई का उद्देश्य उनके चेहरों को खराब करना था। हालांकि उनकी अपेक्षा के विपरीत उन्होंने उन्हें भ्रम में डाल दिया था। उनकी प्रत्येक अभिव्यक्ति में कुछ भी समान नहीं है। दूसरी पत्नी ली की अभिव्यक्ति हरी हो गई। ये स्पष्ट था कि हानली, जिसने कल स्पष्ट रूप से मार्शल मदर कहा था, अब बेशर्मी से ऐसा व्यवहार करने का साहस कर रहा था मानो वह उसी पीढ़ी के लोगों से मिल रहा हो। ये दूसरी पत्नी एक विद्वान परिवार में पैदा हुई थी और पीढ़ीगत अलगाव पर बहुत ध्यान देती थी। अब जब उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो अपने मालिक के प्रति अविवाहित था, तो वह गुस्से से कैसे नहीं कांपती। टील, युवा और पुरानी पीढ़ियों का अलगाव। अपनी दादी का सम्मान करें बच्चों। तीसरी पत्नी लियू लेडी ली से काफी अलग थी। उसने न केवल क्रोधित होने से परहेज किया, बल्कि उसने हानली की ओर बहुत दिलचस्पी भरी दृष्टि से देखा। हालांकि उसके आश्चर्यजनक ग्लैमर के कारण हानली ने उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और बस उसे घूरकर देखा। लेडी यान और शांत, सुंदर लेडी वांग लगभग एक जैसी थी।
वे निःशब्द होकर हानली की ओर जमा देने वाली ठंडक से भरी निगाहों से देखते रहे। तुम्हारा साहस बहुत महान है, मेरे स्वामी पति के अंतिम शिष्य। एक कप चाय बनाने में लगे समय के बाद लेडी यान ने अंततः अपना मुंह खोला। उसके शब्दों में एक मजाकिया इरादा था। हर कोई उसका उपहास साफ सुन सकता था। माँ, जो कुछ भी आप जानना चाहें या कहना चाहें, कृपया सीधे कहें। मैं बकवास या अनावश्यक शब्द नहीं सुनना चाहता, हान ली ने खाली चेहरे से कहा। हान ली ने स्पष्ट रूप से समझ लिया था, यदि एक पत्नी इस बात पर झगड़ती है कि उसे कितना बुरा लगता है, और तब अन्य पत्नियां मौखिक द्वंद्व में उलझ जाती हैं। इसे हल करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने के बजाय उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सीधे मूल समस्या पर जाना चाहिए। उनका यही मानना था। चूंकि कमरे के अंदर छिपे हुए विशेषज्ञों की कोई कृपाण रोशनी या तलवार की छाया नहीं थी, हान ली ने अनुमान लगाया कि पत्नियों के पास वर्तमान में उसे निपटाने की कोई योजना नहीं थी। ऐसा लगता था कि उनके मन में या तो उसके प्रति शंका थी या उनकी मांगे थी। चूंकि बात ऐसी ही थी तो ज्यादा विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी भी स्थिति में डॉक्टर मो की मृत्यु आपदा को निमंत्रण थी, उसे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं थी। आप हालांकि लेडी यान को पुरुषों के बीच सभी प्रकार की लड़ाइयों के बारे में बहुत जानकारी थी, लेकिन हानली के शब्दों के टूटने वाले स्वर ने उसे लगभग अवाक कर दिया। ठीक है, फिर पूछूंगा, क्या मेरे स्वामी पति को आपके देशद्रोही हाथों ने मार डाला? दूसरी पत्नी अपनी खूबसूरत आंखों से आग उगलने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी विद्वत्ता पूरी तरह से गायब हो गई थी, केवल नाराजगी का चेहरा रह गया था। दूसरी बहन लेडी यान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और धीरे से उसे बुलाया, जैसे कि दूसरी पत्नी के सवालों को तुरंत दोनों पक्षों में असहमति पैदा करने से रोकना हो। ये लेडी ली वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को सीधे मेज पर लाने में काफी स्पष्ट है। ये सोचते हुए हान ली ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया। ये कहा जा सकता है कि मैंने उसे मार डाला, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि उसने खुद को मार डाला। हान ली ने उदासीनता से कहा। इस वाक्य से उसके सामने बैठी पत्नियां सदमे में आ गईं। उनका मानना था कि हान ली या तो इसे आसानी से अस्वीकार कर देगा या फिर बेशर्मी से इसे स्वीकार कर लेगा। यदि वे उत्तर का अर्थ नहीं समझ सके तो उन्हें क्या करना चाहिए था? दूसरी पत्नी ली एक पल के लिए शून्य में देखती रही, लेकिन वह तुरंत उत्तेजित हो गई। उसे स्पष्ट रूप से विश्वास था कि हान ली उनके साथ खेल रहा था। यह क्या बकवास है? ये स्पष्ट रूप से आप ही थे जिसने उसे नुकसान पहुंचाया। लेडी ली ने कांपते हुए जवाब दिया। तुम्हें कैसे यकीन है कि मैंने उसे मार डाला? क्या तुमने इसे अपनी दोनों आंखों से देखा? हान ली ने पूछा, अब विनम्र नहीं रहा। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि डॉक्टर मो ने पत्र में लिखा था कि उसकी हत्या कर दी गई है। स्वाभाविक रूप से वे पूरी तरह से निश्चित नहीं थे कि उसकी मृत्यु हान ली के हाथों हुई थी या नहीं। हान ली ने अनुमान लगाया कि डॉक्टर मो ने इन पत्नियों के लिए जो पत्र अलग रखा था, उसमें कुछ काल्पनिक शब्दों के अलावा कुछ नहीं था। परिणाम स्वरूप हान ली इन आशंकाओं का पूरी तरह से खंडन कर सका। चूंकि आपने ये कहा है, तो हम महिलाओं को बताएं कि हमारे भगवान पति की एक बार हत्या कैसे की गई थी। यदि आप वास्तव में असंबंधित थे, तो हम जानबूझकर आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। शांत, सुंदर पांचवी पत्नी वांग, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोली। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 116 पतन अध्याय 116 पतन। ये शब्द सुनकर उसने जम्हाई लेने के लिए अपना सिर उठाया। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरे साथ अन्याय करो। वे कुछ भव्य शब्द हैं। क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में आपके मो एस्टेट से डर गया हूँ? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यदि बहुत दिनों तक मेरे पास शिक्षक मो एक गुरु के रूप में नहीं होते, जो मुझे अपनी महान औषधीय विशेषज्ञता प्रदान करते, और महिलाओं को धमकाने के लिए मुझे जो गंदी प्रतिष्ठा मिलती, आपके खिलाफ केवल एक हाथ से मैं इस पूरे मो एस्टेट को मार सकता हूँ, एक भी कुत्ते या मुर्गे को बचे रहने की अनुमति दिए बिना। हान ली के शब्दों ने रूह कंपा दी। उसकी अभिव्यक्ति बेहद भयावह थी।
हान ली ने अपनी योजना निर्धारित की। चूंकि वह कीमती जेड के मो एस्टेट को धोखा देने में असमर्थ था, इसलिए वह एक भयावह रवैया अपनाता था और केवल अधिक तरीकों का इस्तेमाल करता था। उसने अपनी कुछ कुशलता दिखाने और पत्नियों को ये बताने की योजना बनाई कि इस आदमी को संभालना मुश्किल है, जिससे उन्हें कीमती गर्म यांग जेड सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब लेडी यान और कंपनी ने पहली बार हान ली के उग्र शब्द सुने, तो उन सभी के चेहरे पर स्तब्ध भाव थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वे फूट फूट कर मुस्कुराने लगे। तीसरी पत्नी लियू भी अपनी खिलखिलाती हंसी से पीछे की ओर झुक गई। साफ था कि ये पत्नियां हान ली की बातों से सहमत नहीं थीं, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पूरी तरह से ठंडे हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि हान ली ने एक उंगली बढ़ा दी थी। अचानक उसकी उंगलियों पर एक आग का गोला प्रकट हुआ। जब ये वाइन कप के आकार का आग का गोला दिखाई दिया, तो पूरे कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो पत्नियां भीषण गर्मी में प्रवेश कर गई हों। ये ऑडियो बुक 108 में एम्बेडेड है। फिर हान ली ने शांत भाव से उनकी ओर देखा, जैसे कि वह अपनी फायरबॉल तकनीक के लिए एक लक्ष्य ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, ताकि इन पत्नियों को पता चले कि वह कुछ हद तक क्रूर था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हान ली के कदम उठाने से पहले लेडी ली कल्टीवेटर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाएंगी। भय की अभिव्यक्ति के साथ उनमें से बाकी लोग भी घातक रूप से पीले पड़ गए। पांचों पत्नियों को बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए उसने देखा कि वे भावनात्मक रूप से प्रभावित थीं और उसने हान ली को आश्चर्य से भरी निगाहों से देखा। ये महिलाएं कृषकों के अस्तित्व के बारे में जानती थीं, लेकिन हान ली से अप्रत्याशित रूप से भयभीत हो गईं। उनकी अभिव्यक्ति और भी उदास दिखाई दी। आप सचमुच एक कृषक हैं? तीसरी पत्नी लियू ने कुछ संदेह के साथ पूछते हुए अपनी खूबसूरत आंखें खोली। हान ली ने खर्राटा लिया। भूला। आगे कुछ भी कहे बिना उसने लेडी लियू के बगल वाली मेज की ओर आग का गोला चला दिया और पलक झपकते ही उसे राख में बदल दिया। इस कार्रवाई ने लेडी लियू के चेहरे को भय से भर दिया, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया। वह तुरंत खड़ी हो गई और राख से कई कदम दूर हट गई और कांपते हुए रुक गई। फिलहाल अगर कोई दूसरा आदमी उस प्यारे, नाजुक चेहरे को देखता तो तुरंत उसका दीवाना हो जाता। दुर्भाग्य से हान ली इस दृश्य की बिल्कुल सराहना नहीं कर सके। वह इस समय लेडी ली को घूर रहा था, जिसने कल्टीवेटर चिल्लाया था। उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, दूसरी पत्नी, तुम खेती करने वालों के बारे में कैसे जानती हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले अन्य कृषकों को देखा हो? मैं, लेडी ली भयभीत हो गई। वह हान ली की कृषक स्थिति से बहुत डरती थी। दूसरी बहन से मत पूछो, मैं तुम्हें किसानों से संबंधित मामले के बारे में बताऊंगा। बगल से लेडी यान ने हान ली के सवाल को रोकने से पहले थके हुए भाव से अपनी आंखें बंद कर ली। ओह, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? हान ली ने अपनी नाक को सहलाया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक शांत थी। ये छुपाने की बात नहीं है। जेया युआन शहर में बड़ी आबादी है और हर कोई कृषकों के अस्तित्व के बारे में जानता है। लेडी यान ने अपनी आंखें खोलने के बाद कड़वी मुस्कान के साथ यह कहा। यहाँ तक कि शहर के बाहर के कुछ लोगों ने भी किसानों के बीच युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कहा जाता है कि वे हवा को बुला सकते थे, बारिश बुला सकते थे और आग के विस्फोटों को नियंत्रित कर सकते थे। उनमें से प्रत्येक जीवित, अमर के समान है। लेडी यान ने ये कहा और हान ली को अजीब नजर से देखा। तो यह वैसा ही था। हान ली ने उसके सिर के पिछले हिस्से को थपथपाया। वह अप्रत्याशित रूप से भूल गया था कि जेया युआन शहर दिव्य इंद्रधनुष पर्वत जैसा कोई छोटा क्षेत्र नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि कृषकों का यहाँ उपस्थित होना ऐसी दुर्लभ घटना नहीं है। कल क्या उसने वह नीले कपड़े वाला आदमी नहीं देखा? तो क्या शिक्षक मो को कृषकों के अस्तित्व के बारे में भी पता था? हान ली ने कुछ सोचा और लापरवाही से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। बेशक वह जानता था, लॉर्ड हस्बैंड ने कृषकों के बीच युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। लेडी यान को लगा कि कुछ भी छिपाने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया,
डॉक्टर मो कृषकों से काफी प्रभावित थे, तो ये पता चला कि उसने पहले एक सच्चा कृषक देखा था। दुर्भाग्य से उनकी आध्यात्मिक जड़ें नहीं थीं और उन्होंने अपनी कई योजनाएं बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि मुझे थोड़ा सा लाभ भी हुआ, हानली ने सोचा। हालांकि हानली को अचानक कुछ हैरानी महसूस हुई। लेडी यान वर्तमान में इतनी आज्ञाकारी क्यों थी? उसने जो भी पूछा उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। तनिक भी स्वभाव नदारद था, केवल इस आधार पर कि वह कृषक था। दूसरे पक्ष ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। हानली को इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा। हानली ने लेडी यान की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा और पाया कि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अधीरता के साथ एक आसान, सहज अभिव्यक्ति थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह समय के लिए रुक रही हो? हानली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपनी आध्यात्मिक समझ जारी कर दी। इमारत के पास एक भी बाहरी व्यक्ति के घुसने का संकेत नहीं था। हानली ने चारों ओर देखा और अचानक खड़ा हो गया। वह कमरे के चारों ओर घूमता रहा, हर दिशा को ध्यान से देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी संदिग्ध नहीं था और कमरे के अंदरूनी हिस्से में फर्नीचर बिल्कुल साधारण था। मेजों और कुर्सियों के अलावा सब कुछ कल जैसा ही था। एक सफेद मोमबत्ती को छोड़कर बाकी सब उसकी जलती बाती से आधी पिघल गई। मोमबत्ती। हानली की नजर मोमबत्ती पर पड़ी। मूल रूप से उनका मानना था कि सफेद मोमबत्ती डॉक्टर मो की याद में जलाई गई थी और इसलिए उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब उसे याद आया, चूंकि वे अपने स्वामी पति के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित कर रही थी, उन्होंने कोई धूप क्यों नहीं जलाई? ये कुछ हद तक असामान्य था। ये सोचते हुए हानली ने सावधानी से सूंघने के लिए अपनी नाक का उपयोग किया और पाया कि हवा में चंदन जैसी गंध आ रही है। ये खुशबू बहुत हल्की थी। यदि किसी ने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया तो वे इसे बिल्कुल नहीं समझ सकते। जब लेडी यान ने हानली को मोमबत्ती की ओर देखते देखा तो वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम खड़ी हो गई। लेकिन हानली ने हवा सूंघने के बाद उसका चेहरा बहुत बदल गया। इस समय हानली के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फूट पड़ी जो असामान्य रूप से प्रसन्न थी। बहुत ही हास्यास्पद है। भले ही आपने मोमबत्ती की चाल का पता लगा लिया हो, तब तक बहुत देर हो चुकी है। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाली औषधि 1000 पुरुषों को मदहोश कर सकती है। जब आम लोग इसे सूंघते हैं तो उनकी हड्डियां ढीली हो जाती हैं और उनकी मांसपेशियां नर्म हो जाती हैं, जिससे उनके अंगों की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि जब मार्शल कलाकारों को इसकी गंध आती है तो वे अपनी सच्ची की हुई और मार्शल आर्ट खो देते हैं। भले ही आप कृषक हों, आप पहले से ही इस कमरे में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और इससे अप्रभावित रहना संभव नहीं है। लेडी यान ने कुछ हद तक अपना धैर्य खो दिया और उन परीक्षणपूर्ण शब्दों को बोला, ये कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत बिल्कुल भी खराब नहीं है। हानली ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं 7 रहस्य संप्रदाय में था, मैंने लंबे समय से जियांगहू के भूत संप्रदाय द्वारा अपनाए गए तरीकों के बारे में सुना था, जिसमें उनका जहर भी शामिल था। मुझ पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुगंधों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मैंने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया था और ऐसे खतरों का अनुभव किया था जिनसे मैं अपनी रक्षा नहीं कर सका। क्योंकि एक आम आदमी भी एक महान विशेषज्ञ को आसानी से मारने के लिए जहर का उपयोग कर सकता है, मैंने लंबे समय तक अपने दिमाग को एक समाधान के लिए खोजा, जब तक कि मुझे अंततः अक्षम करने वाली दवाओं और जहरों के मूर्खतापूर्ण तरीकों से खुद को बचाने का एक तरीका नहीं मिल गया। हानली ने कुछ हद तक संतुष्ट होकर कहा। लेडी यान और कंपनी ने निराशा से एक दूसरे को देखा। ये कैसा तरीका था? ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अभी भी नहीं गिरा हो? यह सच रहा होगा। फिलहाल महिलाओं का रंग पूरी तरह से सफेद हो चुका था। किस विधि के बारे में? ये देखकर कि पत्नियां मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसके रहस्यों को सुनना चाहती हैं, यहाँ तक कि अपने कान भी झुकाकर हानली मन ही मन हंसने से खुद को नहीं रोक सका। मैं आपको बताने की योजना नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपने राज दुश्मनों को नहीं बताता। हानली ने भावशून्य भाव से कहा।
एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 117 सुलह अध्याय 117 सुलह। जब इन महिलाओं ने हान ली की बातें सुनी तो उनका रंग तेजी से सफेद से लाल हो गया, जिससे उनकी सुंदरता थोड़ी बढ़ गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेडी यान सबसे पहले शांत हुई। उसने हल्के से अपने बालों के जूड़े में जेड पिन को सीधा किया और एक बार फिर शांति से कहा, भले ही आपका सम्मानित व्यक्ति एक कृषक है और इस मनमोहक गंध से नहीं डरता, क्या आप अपने शरीर में यिन जहर के बारे में चिंतित नहीं हैं? फिर भी उसने अपना आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। जैसे ही हानली ने सुना कि उसने क्या कहा, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। निश्चित रूप से डॉक्टर मो ने इन महिलाओं को एकमात्र हथियार दिया जिसका इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता था। ये सही है, मेरे शरीर में ठंडा जहर है, लेकिन इससे पहले कि यह जहर भर के मुझे इस पूरे निवास को उलट पुलट करने और सभी को पूरी तरह से मार डालने में कोई आपत्ति नहीं है। हानली ने सपाट स्वर में बात की, लेकिन महिलाओं ने उसके शब्दों में धमकी को स्पष्ट रूप से सुना। लेडी यान कुछ देर तक चुप रही और उसने बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। बाकी लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता था कि जब जीवन और मृत्यु के मामलों की बात आती थी, तब भी मोनिवास में निर्णय लेने वाली चौथी पत्नी यान ही थी। चूंकि हम दोनों में निष्ठा है और हम दोनों पक्षों को कष्ट नहीं होने देना चाहते, तो आइए अच्छी बात करें। लेडी यान ने मौन के उस क्षण के बाद ठंडे दिमाग से कहा, बिल्कुल, मैं भी इतनी कम उम्र में इतनी बेकार तरीके से मरने की योजना नहीं बनाता। अपने जीवन के बारे में हानली ने कोई दिखावा नहीं किया। वह सहर्ष उसके सुझाव पर सहमत हो गया, इसलिए वह वापस गया और लेडी यान के सामने बैठ गया। हालांकि इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं, आपका सेवक, चाहता हूं कि आप ये दोहराएं कि मेरे स्वामी पति की हत्या कैसे हुई। आखिरकार हम कभी पति पत्नी थे। हम तभी आश्वस्त होंगे जब हमें उनकी मौत का असली कारण पता चलेगा। लेकिन निश्चिंत रहें, भले ही भगवान पति आपके हाथों मर गए, हमारा कोई गलत उद्देश्य नहीं होगा। आखिरकार हम अनाथ और विधवा हैं। हम मुसीबत की तलाश में नहीं जा सकते और व्यक्तिगत रूप से मौत का रास्ता नहीं खोज सकते। लेडी यान का आखिरी वाक्य इतने अशोभनीय ढंग से बोला गया था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे हानली एक दुष्ट तानाशाह था जो महिलाओं और बच्चों को धमकाता था। लेडी यान के चेहरे पर एक नजर डालें और हानली सिरदर्द होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वह जानता था कि लेडी यान सिर्फ अभिनय कर रही थी। जब उसने उसकी दयनीय स्थिति देखी, तो उसे लगा कि उसका दिल थोड़ा नर्म हो गया है। क्या यह उन्हें सिर्फ यह नहीं बता रहा था कि डॉक्टर मो की हत्या कैसे की गई? इस मामले में छुपाने लायक कुछ भी नहीं था। आखिरकार हानली ने स्वीकार किया कि डॉक्टर मो की मौत उसकी गलती नहीं थी। इसके बजाय ये डॉक्टर मो और यू जेटोन थे जिन्हें आपदा को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, मैं शिक्षक मो की मृत्यु का विस्तार से वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन जब आप सभी ने मेरी बात सुनी और फिर भी मुझसे बदला लेने पर अड़े रहे, तो मैं किसी भी समय आपका उपकार करूँगा। कुछ देर विचार करने के बाद हानली उनके सुझाव पर सहमत हो गए। यंग मास्टर को बहुत धन्यवाद। जब लेडी यान ने सुना कि हानली सच बोलने को तैयार है, तो उसका चेहरा तुरंत खुल गया और प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। यही हुआ था। 4 साल तक इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स का अभ्यास करने के बाद डॉक्टर मो ने मुझे धोखा दिया था। तब जाकर मुझे पता चला। हानली ने धैर्यपूर्वक उन्हें बताया कि कैसे उसे धोखा दिया गया। डॉक्टर मो ने उसे जहर दिया और उसे इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मो उनके शरीर में प्रवेश करके और उनके मूल सार को खाकर उनके मांस शरीर पर कब्जा करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से यू जेटोन तब प्रकट हुआ था और अपनी सारी योजनाएं बताईं। हानली को अंततः अपने शरीर के यिन जहर के बारे में पता चला और उसके पास लैन प्रांत में आने और कीमती गर्म यांग जेड के साथ खुद को डिटॉक्सिफाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने घटनाओं का वर्णन वैसे ही किया जैसे वे वास्तव में घटित हुई थी।
हान ली चाहता था कि इन पत्नियों को पता चले कि डॉक्टर मो की मौत की घटना में हान ली ही सच्चा शिकार था। उसने मो एस्टेट को जरा भी तुच्छ नहीं समझा था। लेडी यान और अन्य पत्नियों द्वारा हान ली की दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के बाद वे एक दूसरे की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यदि हान ली के शब्द सच थे, तो उनके स्वामी पति की मृत्यु वास्तव में हान ली की गलती नहीं थी। इसके अलावा डॉक्टर मो द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों और उनकी चतुराई को सुनकर वे अपने मृत पति के बारे में लंबे समय से प्राप्त धारणा से काफी मेल खाते थे। इसके अलावा छिपे हुए पत्र से जो जानकारी सामने आई, वह उसकी कहानी से थोड़ा भी विरोधाभासी नहीं थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी कहानी कमोबेश सच होनी चाहिए। यदि आपके आदरणीय स्वन्य ने पूर्ण सत्य बोला है, तो वास्तव में हमारे स्वामी पति की मृत्यु के लिए आप दोषी नहीं हैं। ये ह्यूजेटॉन की चाल का दोष था, अन्यथा हमारे स्वामी पति की मृत्यु कैसे होती। लेडी यान ने हल्के से आह भरी। उसके शब्दों ने हान ली की भौहें ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। ये लेडी यान अपने स्वामी पति के प्रति बहुत अधिक अनुकूल है। कुछ शब्दों के साथ उसने आसानी से डॉक्टर मो के सभी गलत कामों को मृतक ह्यूजेटॉन पर डाल दिया। डॉक्टर मो को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया, जैसे कि वह भी एक पीड़ित था। हान ली ने चौड़ी आंखों से लेडी यान को देखा। हालांकि उनके मुंह से कुछ नहीं निकला, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में एक अजीब सा भाव झलक रहा था और उनका मतलब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। लेडी यान हान ली की चौकस निगाहों के नीचे शर्माए या उछली नहीं। उसने केवल आंखें मूंद ली। हान ली मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। इस महिला का चेहरा काफी मोटा था, पुरुष से जरा भी पतला नहीं। वह अन्य पत्नियों के भावों को देखने के लिए अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सका। तीसरी पत्नी लियू का चेहरा अभी भी मुस्कुराता हुआ प्रसन्नचित था और उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। जब उसने हान ली को अपनी ओर देखते हुए देखा, तो उसने उस पर कई चुलबुली निगाहें डाली, जिससे हान ली चुप हो गया। जब दूसरी पत्नी ली ने हान ली को अपनी ओर देखते हुए देखा, तो वह असहज लग रही थी और बेहोश होकर अपना सिर नीचे कर लिया। वह निश्चित रूप से एक धनी परिवार की लड़की कहलाने के योग्य थी, साथ ही शिक्षित और संतुलित भी थी। ये स्पष्ट था कि वह कुछ देर पहले लेडी यान के शब्दों से कुछ हद तक शर्मिंदा थी। जहां तक पांचवी पत्नी वान का सवाल है, हालांकि यह शांत, सुंदर युवा महिला अभिव्यक्तिहीन थी, उसका पूरा ध्यान अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने पर था, जिससे उसके दिल की असामान्यता उजागर हो रही थी। जहां तक उसके रवैये का सवाल है, हान ली को नहीं पता था। हालांकि अभी यंग मास्टर के शब्दों के अनुसार हमारे बीच एक दूसरे के प्रति कोई गहरी दुश्मनी या नफरत नहीं है। उस स्थिति में शांति वार्ता आयोजित करना सबसे अच्छा होगा। लेडी यान ने अपने बादामी होंठ खोले और बेहोश होकर यह कहा। जब हान ली ने लेडी यान की बातें सुनी, तो उन्होंने अपना सिर घुमाया और बेहोश होकर कहा, चर्चा करने के लिए इसमें क्या है। मुझे कीमती गर्म यांग जेड दे दो और मैं घूमकर चला जाऊंगा। निश्चित रूप से अब मो एस्टेट को परेशान नहीं करूंगा। ये सवाल से बाहर है। लेडी यान हल्की सी मुस्कुराए और तुरंत साफ मना कर दिया। यह अस्वीकार्य क्यों है? हान ली ने अविचलित होकर कहा। कल यंग मास्टर इस नौकर के कमरे के बाहर था और उसे मो एस्टेट की खराब स्थिति के बारे में सुनना चाहिए था। श्रीमान, यह आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि बाहरी सहायता के बिना हमारा मो एस्टेट पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये बस वक्त की बात है। अगर ऐसा है, तो बेहतर होगा कि यंग मास्टर हम बहनों को साफ साफ मार डाले और मौत से सारी परेशानियां खत्म कर दें। लेडी यान ने लाल आंखों से दयनीय रूप से विलाप किया। जब हान ली ने ये सुना, तो उसने बिना कुछ बोले लेडी यान को घूर कर देखा, सीधे लेडी यान के लाल गालों को देखा। हालांकि वह हठपूर्वक हान ली की नजरों से मिलने से इनकार करती रही। यह एसेंस सिक्यूली है ऑडियो बुक 108 में एम्बेड किया गया। हान ली ने एक लंबी आह भरी। अब वह जानता था कि मो केहुआन, उस छोटी सी राक्षसी ने अपनी चतुर योजनाएं कहां से सीखी। ये स्पष्ट रूप से इस पुरानी राक्षसी की नकल करने से था।
एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 118, एक चुने अध्याय 118, एक चुने। ये सब कहने और करने के बाद आप सब क्या सोचते हैं? सच कहूं, मैं दोबारा इधर उधर भटकना नहीं चाहता, हान ली ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था कि वह लेडी यान के कृत्य से जरा भी प्रभावित नहीं था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेडी यान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी उपस्थिति में युवावस्था उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। न तो कठोर और न ही नर्म तरीके प्रभावी थे, बल्कि उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सचमुच चाहते हो कि हम तुरंत अपना आखिरी सहारा सौंप दें और अपने मामलों को दुश्मन के सामने प्रकट कर दें? लेडी यान कुछ हद तक निरंकुश थी। फियरसम फ्लड ड्रैगन एसोसिएशन की शक्ति को संभालने के कई वर्षों के साथ वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि कब थोड़ा उदार होना है और कब तुरंत अपना पूरा हाथ मेज पर रखना है। उसने पांचवी पत्नी वांग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। इन बहनों में केवल लेडी वांग ही उनके निर्णयों का विरोध करने में सक्षम थी। इसलिए उसने ये देखने के लिए उसकी ओर देखा कि लेडी वांग के पास कोई प्रस्ताव है या नहीं। इस व्यक्ति के साथ चर्चा का मामला मैं फोर्थ सिस्टर पर छोड़ूंगा, जिनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेडी वांग ने लेडी यान की निगाहों में अर्थ देखा और कहा, बर्फ की तरह ठंडा। जब लेडी यान ने ये सुना तो वह अंदर से बहुत खुश हुई और उसके दिल को कुछ हद तक शांति मिली। अच्छे से चून की सर बात को लेकर इधर उधर नहीं घूमना चाहते, तो हम बहनें सीधे मुद्दे पर आएंगी और सीधे आपको शर्तें बता देंगी। जैसे ही ये शब्द लेडी यान के मुंह से निकले, उसने जियायुआन शहर के 3 प्रमुख गिरोहों में से एक के नेता के रूप में अपनी स्थिति पूरी तरह से वापस पा ली। पहले की उस नाजुक, शक्तिहीन युवा विवाहित महिला की भावना पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसके शरीर ने एक नेता की प्रतिष्ठा को छिन्न भिन्न कर दिया। अच्छा, मैं शुरू से ही बराबरी के स्तर पर बातचीत में शामिल होना चाहता था। हान ली मंद मंद मुस्कुराए। जब तक आप फेयरसम फ्लड ड्रैगन एसोसिएशन के कट्टर शत्रुओं रेनबो सेक्ट और द हेगमन्स विला को नष्ट कर देते हैं, तब तक मो एस्टेट आपको भविष्य में परेशान नहीं करेगा और हम आपको तुरंत कीमती वॉम यांग जेड भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा हम आपको हमारी बेटियों में से जिसे भी आप पसंद करेंगे अपनी पत्नी के रूप में चुनने देंगे। हालांकि यदि आप हमसे कीमती जेड लूटने की अपनी योजना पर अडिग हैं, या शायद हम बहनों को धमकी दे रहे हैं, तो आपका सम्माननीय स्वत्व गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही कीमती जेड अपने भरोसेमंद विश्वास पात्र को सौंप दिया है। यदि परेशानी का थोड़ा सा भी संकेत है तो इसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे हम पारस्परिक विनाश में समाप्त हो जाएंगे। लेडी यान ने प्रभावशाली अभिव्यक्ति के साथ कहा। लेडी यान, क्या तुम्हें हवा से तुम्हारी जीभ कटने का डर नहीं लगता? क्या मुझे इस एक व्यक्ति को रेनबो संप्रदाय और हेगमोन की विला को नष्ट करने को कहा है? इस बारे में सोचना वास्तव में आपके लिए बेतुका होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हान ली को लेडी यान की धमकी का पहले से ही अनुमान था और वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह पहले से ही जानता था कि कीमती गर्म यांग जेड को जल्दबाजी से काम करके हासिल नहीं किया जा सकता। उनकी धमकियों के अलावा वह अभी भी नहीं जानता था कि उन्होंने कितने गुप्त रंगरूटों को आश्रय दिया था, और इस प्रकार दूसरे पक्ष को पकड़ना और कीमती जेड के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना बस विफलता में समाप्त हो जाएगा। सबसे अच्छा ये होगा कि दूसरा पक्ष स्वेच्छा से उसे दे दे। युवा मास्टर हान, क्या आप कृषक नहीं हैं? जियांग हु, कि ये लोग आपके प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के मुकाबले कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा हम नहीं चाहते कि आप गिरोह को पूरी तरह से मार डालें। उनके कुछ मुख्य नेताओं को गायब कर देना ही काफी होगा। इस बार खूबसूरत युवा तीसरी पत्नी ने हान ली को रूह कंपा देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान देने के बाद अपनी सुंदर आवाज में ये कहा, कृषक होने के बारे में क्या ख्याल है? मैं अन्य के बारे में नहीं जानता कृषक, लेकिन मुझे अपनी क्षमताओं के बारे में स्पष्ट निश्चितता के साथ पता है।
आप मूर्खतापूर्वक एक व्यक्ति को कई हजार सदस्यों वाले बड़े गिरोह का सामना करने के लिए नहीं भेज सकते। क्या आप सभी सच में विश्वास करते हैं कि किसान परिणाम के डर के बिना आम लोगों की बेरहमी से हत्या कर सकते हैं? हान ली ने तीसरी पत्नी पर ठंडी नजर डाली। विस्मयकारी ठंडक ने उसकी मुस्कुराती अभिव्यक्ति को ठंडा कर दिया। शाश्वत वसंत कला और एक सतर्क दिमाग के प्रभाव के तहत उसने उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आकर्षक तकनीक की ओर ध्यान आकर्षित किया। ये संभवतः उसे कैसे प्रभावित कर सकता है? क्यों? क्या यंग मास्टर का मतलब यह है कि कृषक सामान्य लोगों के साथ क्या कर सकते हैं इसकी कुछ सीमाएं हैं? लेडी यान ने इस रहस्योद्घाटन से कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं विशिष्ट विवरण के बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ। आखिरकार मैं लंबे समय तक कृषक नहीं रहा, इसलिए मैं वास्तव में इन नियमों के संपर्क में नहीं था, हान ली ने धीरे से कहा। फिर उसने लेडी यान की ओर देखा, जो ऐसी लग रही थी जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, और अपना हाथ लहराया, जिससे उसे बात करने से रोका गया। उन्होंने उदासीनता से जारी रखा, हालांकि यदि आपके दिमाग में कमी नहीं है तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि किसान नश्वर लोगों के खिलाफ अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। आखिरकार आपके तथाकथित लैन प्रांत के 3 महान आधिपत्य और जिया युआन शहर के 3 महान गिरोह अभी भी मौजूद हैं। वे अनगिनत बार अधर्मी कृषकों की योजनाओं में फंस सकते थे। शायद तुम जैसी खूबसूरत औरतें भी पहले ही उनके खेलने का सामान बन चुकी होंगी। हान ली का अंतिम वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट था, जिससे पत्नियों का रंग लाल हो गया और उनकी आंखों में थोड़ी चिंता दिखाई देने लगी। लेकिन ये केवल यंग मास्टर का अनुमान है, इसका सत्य होना बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। लेडी हान अभी भी कुछ हद तक अनिच्छुक थी, फिर भी हान ली को मनाने का प्रयास कर रही थी। जब तक संभावना है, ये व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं करेगा जो उसके लिए विनाश लाएं। हान ली ने मूल रूप से लेडी यान की कल्पनाओं को थोड़ी सी भी छूट नहीं दी, और उन्होंने बिना किसी विनम्रता के ऐसा कहा। मुझे यह मत बताएं कि आपका आदरणीय स्वयं हमारी बेटियों का दहेज हाथों की सफाई से लेने की योजना बना रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा। लेडी यान का रंग कुछ भद्दा था। उन्होंने दहेज शब्द विशेष रूप से भारी जोर देकर कहा। उसे यह कहते हुए सुनकर, हालांकि हान ली की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसका दिल कुछ हद तक उदास होने से बच नहीं सका। मेरे भीतर ये जहर मूल रूप से आपके भगवान पति द्वारा मुझे दिया गया था। फिलहाल अगर मैं ठीक भी हो जाऊं तो भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इसमें सोचने की क्या बात है? हान ली ने कुछ हद तक नफरत से सोचा। हालांकि हान ली को पता था कि अगर वह इस समय ये शब्द कहेगा तो ये पत्नियां इसे अच्छी तरह से नहीं लेंगी और निश्चित रूप से उसे कीमती गर्म यांग जेट नहीं देंगी। परिणाम स्वरूप हान ली ने हार मान ली और मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने अपना हाथ उठाया, अपना गला साफ किया और साफ आवाज में कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। जो भी आपको पसंद हो उसे चुने। एक तो ये कि आपका मो एस्टेट तुरंत अपना सामान पैक कर ले और लैन प्रांत से दूर की यात्रा के लिए तैयार हो जाए। एक ऐसा स्थान खोजे जहां आपके शत्रु कुलों की शक्ति आप तक न पहुंच सके और एक सामान्य धनी परिवार के रूप में रह सके। आप अपना शेष जीवन शांति से जिएंगे और जियांगहू के गुटों के बीच के झगड़ों से खुद को पूरी तरह से अलग कर लेंगे। ये पूरी यात्रा सुरक्षित होगी, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। आपके दुश्मन आपका पीछा करने के लिए जो भी ताकतें भेजेंगे, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। हान ली वहां रुके और पत्नियों के भावों में बदलाव को देखा। दूसरी पत्नी ली से थोड़े बदलाव के अलावा लेडी यान और तीसरी पत्नी लियू पूरी तरह से चुप थी। यह स्पष्ट था कि उन्होंने प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा था। हान ली को 5वीं पत्नी वान को देखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसकी बर्फीली उपस्थिति से कुछ भी उपयोगी पता लगाना असंभव होगा। हान ली ने इस स्थिति को देखा और अंदर ही अंदर कई बार व्यंग्य किया। लेडी यान और लेडी लियू बल्कि महत्वाकांक्षी लोग थे। उनके लिए भयावह बाढ़ की शक्ति को छोड़ना असंभव था। ड्रैगन एसोसिएशन और ग्रामीण महिलाओं के रूप में रहती हैं। जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था तो उन्हें ये बात पहले से ही अच्छी तरह समझ आ गई थी।
और दूसरा विकल्प, तीसरी पत्नी लियू ने देखा कि हान ली रुक गया और उससे सवाल करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक और विकल्प है, ये ऑडियो बुक 108 में एम्बेडेड है। हान ली अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। पत्नियों को धीरे धीरे दूसरी पसंद बताने से पहले उसने कमरे की ओर देखा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 119 अप्रत्याशित जानकारी अध्याय 119 अप्रत्याशित जानकारी। मैं एक बार ऐसा करने का अपवाद बना सकता था और दोनों गिरोहों में से केवल एक के नेताओं को गायब कर सकता था। आखिरकार, यदि दोनों आधिपत्यों को एक साथ दुर्भाग्य का सामना करना पड़े, तो सक्षम लोगों के लिए इस पर ध्यान देना बहुत आसान होगा। जोखिम काफी बढ़ जाएगा, इसलिए मेरे लिए इस अजीब खतरे का सामना करना उचित नहीं है। इसके अलावा, इन दो विकल्पों के अलावा, मैं जरा भी झुकूंगा नहीं। हान ली के ये कहने के बाद उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया और कुछ नहीं बोला। वह बेरुखी से पत्नियों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेडी यान और अन्य लोगों ने हान ली की दो पसंदों को सुनने के बाद उनके चेहरे पर सुखद आश्चर्य की छिपी अभिव्यक्ति थी। हालांकि एक दूसरे को देखने के बाद भी उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया था। क्या आपका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हम बहनों को एक पल के लिए इस बारे में बात करने की अनुमति दे सकता है? बाद में हम यंग मास्टर को उत्तर देंगे। आखिरकार, यह कोई छोटी बात नहीं है, हमें इस पर गहराई से सोचना चाहिए। लेडी यान ने विवेकपूर्वक कहा, बेशक, मैं अनुचित नहीं हूँ, लेकिन नवीनतम बात यह है कि मुझे कल सुबह तक उत्तर चाहिए। आज का शेष समय आपके लिए इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हान ली के ये कहने के बाद उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और आराम से चला गया। हान ली सीढ़ियों से नीचे उतर गया और अपने कमरे में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय जब वह अहंकार पूर्वक मो एस्टेट से बाहर निकला तो उसने हटे कट्टे गेट गार्डों को चकित कर देने वाला दृश्य दिया। ये निर्धारित करने के बाद कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, हान ली उस सराय में लौट आया जहां वह शुरू में रुका था। जैसे ही उसने सराय में प्रवेश किया, सन एर्गो ने झट से उसका स्वागत किया। अगर कुछ कहना है तो मेरे कमरे में कहो। सन एर्गो के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना हान ली ने उदासीनता से उसे आदेश दिया। हाँ, आदरणीय युवा मास्टर। सन एर्गो सम्मानपूर्वक हान ली के पीछे चला गया। कमरे में प्रवेश करते हुए हान ली सोफे पर बैठ गया और उदासीनता से कहने से पहले खुद को फैलाया, आपकी तत्काल उपस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। युवा मास्टर, एक असाधारण घटना घटी है। मुझे इसकी सूचना आपको अवश्य देनी होगी, श्रीमान। सन एर्गो ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। अनजाने में आधा कदम आगे बढ़ते हुए इस जानकारी की उत्पत्ति का लिंक ऑडियो बुक्स 108 में है। अगर कुछ कहना है तो कहो, घबराओ मत। हान ली ने तिरछी नजर से सन एर्गो की ओर देखा। हे, यह विनम्र व्यक्ति रहस्य का दिखावा नहीं कर रहा है। एक अप्रत्याशित घटना घटी है। इस विनम्र व्यक्ति ने यंग मास्टर को प्रस्तुत करने के लिए सटीक जानकारी प्राप्त की। हाल ही में जेआयुआन शहर में बड़ी संख्या में अमर लोग किसी प्रकार की महान अमर सभा में एक साथ मिलने के लिए एकत्र हुए हैं। मैंने सुना है कि जब तक आप इस बैठक में भाग ले सकते हैं, तब तक आम लोग भी तुरंत अमर कबीले के सदस्य के रूप में अमर बन सकते हैं। सन एर्गो ने कहा। उसकी लार चारों ओर फैल रही थी। अमर? हान ली थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये सही है, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। अमर जो आसमान में उड़ सकते हैं, धुंध का दोहन कर सकते हैं और यहाँ तक कि बिजली भी गिरा सकते हैं या आग की लपटें निकाल सकते हैं। युवा मास्टर, आप क्या कहते हैं? यदि किसी के पास कोई भाग्य नहीं है, तो वह अपनी इच्छानुसार अमर को कैसे देख सकता है? सन एर्गो ने कुछ ईर्ष्यालु भाव से पूछा। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति में बदल लिया है जो किसी अमर को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस बिंदु पर हान ली ने पहले ही सुनना बंद कर दिया था। क्या अमर कहे जाने वाले सन एर्गो वास्तव में कृषक थे। हालांकि
एक गैंगस्टर को किसानों की बैठक के बारे में कैसे पता चला? हान ली कुछ हद तक हैरान था। तुम्हें ये कैसे पता? क्या आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जिसने आपको ये जानकारी दी? हान ली ने दिलचस्पी से पूछा। ये जानकारी पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये वही है जो मेरे गिरोह के भाइयों ने मुझे बताया है। हालांकि क्योंकि मेरे गिरोह का नेता इमॉर्टल से डरता है, उसने हमें अपने होंठ सील रखने का आदेश दिया। ये जानकारी केवल 4th लेवल गैंग के ऊपरी विभाग को ही पता है। ऐसी ही जानकारी मुझे एक शराबी रईस से भी मिली है। मुझे लगता है कि यंग मास्टर एक विशेषज्ञ होने के नाते इसमें दिलचस्पी लेंगे। परिणाम स्वरूप मैं जल्दी से वहां पहुंचा और यंग मास्टर के वापस आने तक इंतजार किया। सन एर्गो ने अपनी जानकारी का श्रेय लेने के लिए उत्सुक होते हुए कहा, ओह, मैं आपके कठिन प्रयास को नहीं भूलूंगा। हालांकि पहले स्पष्ट रूप से बताएं कि इस जानकारी को जानने के बाद आपके गिरोह के लोग उन अमरों की सूचना से कैसे बच गए। हान ली ने गंभीरता से विस्तार से जांच की। ये जानकारी की विश्वसनीयता से संबंधित है, इसलिए हान ली ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। मैंने ये भी सुना है कि नशे में धुत रईस ने कहा कि यह ऐसा था। सन एर्गो ने झूठे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से हान ली को सूचित किया। मूल रूप से चौथे स्तर के गिरोह के एक छोटे गिरोह के नेता की खबर। कई दिन पहले वह पश्चिमी शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा व्यापारिक लेन देन कर रहा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि जानकारी गलत थी। दूसरा पक्ष बहुत लालची था और उसने हवा के साथ भागने से पहले सभी को मारने की योजना बनाई थी। पीछा से बचने के लिए वह पास के जंगल में एक पेड़ के छेद में छिप गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, हालांकि दुश्मन उसे ढूंढ नहीं पाया था, एक अतुलनीय रूप से बड़ा राक्षसी ईगल अचानक आकाश से गिर गया। उस चील की भयावह उपस्थिति ने गिरोह के सदस्य को बुरी तरह डरा दिया। संकट के क्षण में यह व्यक्ति त्वरित समझदार था और उसने अचानक व्यापक रूप से फैले जियांग टर्टल ब्रीथ आर्ट का उपयोग करने के बारे में सोचा। उसने अपनी सांस और दिल की धड़कन को अत्यधिक कम करने के लिए इसका इस्तेमाल खुद पर किया, जिससे नकली मौत की स्थिति में प्रवेश किया और ईगल की नजर से बच गया। जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, उसने बाज की पीठ पर बैठे एक युवा जोड़े की बातचीत सुनी। वास्तव में चील की पीठ पर लोग थे। हालांकि चून की चील इतनी बड़ी थी और आदमी घबरा गया था, इसलिए उसने पहले उस पर बैठे लोगों पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसे ही उसने बेहोश होकर महान अमर सभा के बारे में सुना। उस समय उन्हें ये भी एहसास हुआ कि युवा नर-मादा जोड़ा अमर था, लेकिन उनकी टर्टल ब्रीथ आर्ट का समय समाप्त हो गया, जिससे वह बेहोश हो गए। जब तक वह जागा, तब तक अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। जोड़ा और राक्षसी चील बहुत पहले ही बिना किसी निशान के चले गए थे। इस प्रकार कोई बेहतर विकल्प न होने पर उसने गिरोह में लौटने से पहले अपने पैर पटक दिए और अपनी छाती पीट ली। जैसे ही वह वापस लौटा, उस पर तुरंत चिल्लाया गया, इसलिए वह अपने वरिष्ठ को इस बारे में बताने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसके वरिष्ठ ने ये सुना, तो उसने इसे छुपाने की हिम्मत नहीं की और हमारे गिरोह के नेता एपार्म्ड शेन झोंगशान को इसकी सूचना दी, जिसने हमारे होठों को सील करने का आदेश दिया। हान ली ने सन एर्गो की कहानी सुनने के बाद, हालांकि उसका चेहरा नहीं बदला, उसका दिल अनियंत्रित रूप से हिल गया। बहुत सारे किसान एक साथ मिल रहे थे। यह एक सुनहरा अवसर था जो हर 100 साल में केवल एक बार आता था। यदि वह शामिल हो सका, तो वह कृषकों की दुनिया के संपर्क में आ सकेगा और उसे अब अंधेरे में टटोलना नहीं पड़ेगा, जैसा कि वह अब कर रहा था, मनमाने ढंग से साधना का मार्ग खोजने की कोशिश कर रहा था। हान ली ने अपने दिल में उत्साह को जोर से दबाया और एक पल के लिए सोचा। अत्यंत शांत मन से उन्होंने पूछा, क्या उस व्यक्ति ने अमर जोड़े को ये कहते हुए सुना कि वे अमरों की सभा कहाँ कर रहे थे? एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 120। एक गिरोह को पकड़ने की योजना अध्याय 120। एक गिरोह को पकड़ने की योजना। उन्होंने समय का जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की, उससे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा देर नहीं होने वाली है।
जहां तक बैठक स्थल की बात है तो ऐसा लगता है कि इसका उल्लेख नहीं किया गया था। सन एर्गो ने कुछ हद तक शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाते हुए कहा, आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली ने भौहें चढ़ा दी। जाहिरा तौर पर सन एर्गो के पास जो जानकारी थी वह 100% सटीक नहीं थी। निश्चित रूप से कुछ ऐसे पहलू थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। हान ली ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर तक सोचा। अचानक उसे एक आत्मज्ञान हुआ और उसने एक शानदार विचार सोचा। उन्होंने सावधानी से सन एर्गो को एक बार ओवर दिया, फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहा, सन एर्गो, जिस तरह से आपने हाल ही में मामलों को संभाला है उससे मैं बहुत खुश हूँ, खासकर नवीनतम जानकारी के साथ आपने जो प्रमुख योगदान दिया है। परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें भारी इनाम देने के लिए तैयार हूँ। जब सन एर्गो ने ये सुना तो वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसका चेहरा अवचेतन रूप से चमक उठा। सन एर्गो ने कभी नहीं सोचा होगा कि जानकारी के कुछ टुकड़े इस सम्मानित युवा मास्टर की सराहना के पात्र होंगे और पुरस्कार की ओर ले जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति के लिए मामलों को संभालना सचमुच ताजगी भरा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि हान ली उसे इतना अच्छा इनाम क्यों देगा। हान ली उसे बड़ी मात्रा में सोना और चांदी का खजाना तो नहीं देगा, है ना? सन एर्गो मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी कल्पना को जंगली बना दिया। क्या आपको चौथे स्तर के गिरोह का कमांडर बनने में कोई दिलचस्पी है? हान ली का सवाल इतना चौंकाने वाला था कि सन एर्गो का आश्चर्यचकित चेहरा इतना बदल गया और वह लगभग अपनी त्वचा से बाहर कूद गया। युवा मास्टर अवश्य इस नौकर का मजाक कर रहा होगा और उसे चिढ़ा रहा होगा। इस नौकर में बहुत कम योग्यता और चरित्र है। मैं सेनापति बनने के योग्य कैसे हो सकता हूँ? सन एर्गो उदास होकर बुदबुदाया, क्यों नहीं, मेरे पीछे से आपका समर्थन करने से 4th लेवल गैंग जैसे छोटे समूह तक भी पहुँचना आसान हो जाएगा। या क्या आप केवल एक मामूली गैंग लीडर बनकर जीवन भर बंदरगाह की देखभाल करने को तैयार हैं? हान ली ने धीरे से हंसते हुए कहा। जब सन एर्गो ने ये सुना तो उसके चेहरे पर कई भाव आ गए। वहाँ आश्चर्य, भय और अधिकतर उत्साह था। एक आदमी के रूप में कौन ये कल्पना नहीं करेगा कि एक दिन वह सुंदरियों से घिरा होगा, सारा अधिकार उसके हाथ में होना और किसी के जीवन या मृत्यु को नियंत्रित करने में सक्षम होना। क्या अद्भुत विचार है। उसके दिल की गहराई में दबी हुई सन एर्गो की अंतरतम महत्वाकांक्षा हान ली के कुछ शब्दों से हल्की सी प्रज्वलित हो गई। लेकिन सन एर्गो को अभी भी कुछ शंकाएं थीं और इसलिए वह हान ली से तुरंत सहमत नहीं थे। हमारे कमांडर और 3 महान रक्षकों की मार्शल आर्ट निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। क्या यंग मास्टर निश्चित हो सकता है कि वह उन्हें अपने वश में कर सकता है? सन एर्गो ने धीमी आवाज में अस्थायी रूप से पूछा। उन्हें वश में करो? हाँ, इसका क्या उपयोग है? बस उन सभी को मार डालो, हान ली ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि वह उन्हें कम महत्व देता था। जब सन एर्गो ने ये सुना तो वह कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस युवा मास्टर की हत्या का इरादा सचमुच बहुत बढ़िया था। यदि वह सहमत नहीं होता तो सन एर्गो को डर था कि उससे तुरंत निपटा जा सकता है। चूंकि यंग मास्टर इस नौकर के बारे में बहुत बातें करता है, इसलिए इस नौकर का जीवन यंग मास्टर से बंधा हुआ है। मैं आपकी हर आज्ञा सुनूंगा और उसका पालन करूंगा। हान ली के दबाव और अनुनय के तहत सन एर्गो अंततः कुछ जोखिम लेने को तैयार था। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। हान ली ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। मुझे अपने कमांडर की नवीनतम गतिविधियां बताएं। हान ली ने जानबूझकर पूछा। वहाँ एक है जो उल्लेखनीय है। हाल ही में वह हर दोपहर पूर्वी शहर के सबसे लोकप्रिय वेश्यालय क्लियर रिवर वेश्यालय में जा रहा है। वह प्रमुख लड़की जियो जिंजी पर मोहित हो गए हैं। हालांकि 3 महान संरक्षक भी उनके साथ होंगे, इसलिए मुझे डर है कि इससे निपटना थोड़ा कठिन हो सकता है। क्यों न कुछ और दिन प्रतीक्षा की जाए और बेहतर अवसर खोजा जाए। चूंकि सन एर्गो पहले ही हान ली से सहमत हो चुका था, वह तुरंत सब कुछ करेगा। वह अपने जीवन और महिमा की खातिर ऐसा कर सकता था। कोई जरूरत नहीं है।
चूंकि हम पहले से ही समय और स्थान जानते हैं, इसलिए उनकी नन्ही जान लेना बहुत आसान होगा। हान ली ने यथोचित उल्लेख किया। लेकिन एक बार जब वे मर जाते हैं, तो आपको डर लगता है कि आप चौथे स्तर के गिरोह पर कब्जा करने में सक्षम नहीं होंगे, है ना? इस डेटा के स्रोत का बंधन ऑडियो बुक्स 108 में निहित है। हाँ, गिरोह के भीतर यह नौकर केवल एक छोटा नेता है। ऐसे कई अन्य लोग हैं जिनके पास मुझसे उच्च रैंक और बेहतर योग्यता है, सन एर्गो ने शर्मनाक तरीके से कहा। चिंता मत करो, अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हें चौथे स्तर के गिरोह का कमांडर बनाऊंगा, तो तुम निश्चित रूप से कमांडर बनोगे। मैं आप पर नजर रखने के लिए अस्थायी रूप से क्रुक सोल भेजूंगा। वह उन सभी से छुटकारा पा सकता है जो आपके खिलाफ विद्रोह करते हैं और कुछ समय के लिए आपका निजी रक्षक बन सकते हैं। हान ली ने आत्मविश्वास से घोषणा की। बाद में हान ली अगले दरवाजे वाले कमरे में पहुंचे और शांति से 3 बार दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद कुटिल आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। इसे अपने पास रखो और अच्छी तरह छिपाकर रखो। जब तक आपके पास यह वस्तु है, कुटिल आत्मा आपके सभी आदेशों का पालन करेगी। वह आपके शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और आपको कमांडर के पद तक पहुंचने में मदद करेगा। हान ली ने अपनी छाती से सोल ल्यूरिंग घड़ी निकाली। उसने कुछ देर तक उसे धीरे से सहलाया, फिर उसे सन एर्गो को सौंप दिया। हालांकि सोल ल्यूरिंग वॉच रखने वाला व्यक्ति क्रुक सोल का स्वामी नहीं था, फिर भी वह क्रुक सोल को कमांड कर सकता था। ये कुटिल आत्मा पर नियंत्रण का एक और तरीका था जो डॉक्टर मो ने हान ली को सिखाया था। इसके अलावा, यदि पूर्व मालिक ने सोल ल्यूरिंग वॉच पर अपना रक्तसार डाला, तो अन्य लोग इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हान ली को डर नहीं था कि सन एर्गो की बुरी योजनाएं या अन्य इरादे हो सकते हैं। सन एर्गो ने व्यक्तिगत रूप से क्रुक सोल की अपनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन देखा था, इसलिए वह घड़ी पाकर विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुआ, जिससे उसका साहस काफी बढ़ गया। यंग मास्टर की महान दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद। ये नौकर इस एहसान का बदला मेरे प्राणों से अवश्य चुकाएगा। लेकिन सन एर्गो बहुत चतुर था। वह जानता था कि चौथे स्तर के गिरोह का कमांडर होने के बावजूद वह वास्तव में सिर्फ इस यंग मास्टर की कठपुतली था। इस प्रकार जब भी अवसर मिलता, वह उत्साहपूर्वक अपनी निष्ठा व्यक्त करते। फिर वापस जाओ और पहले तैयारी करो। एक बार जब वह कमांडर मर जाता है, तो आपको भ्रम का फायदा उठाना चाहिए और चौथे स्तर के गिरोह का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए, मुझे उस व्यक्ति को भेजो जिसने अमर जोड़े को देखा था। मैं चाहता हूँ कि उसे कोई नुकसान न पहुँचे, क्योंकि मुझे उससे कुछ पूछना है। क्या आपको वह मिला? हान ली के अंतिम वाक्य बहुत सख्त थे, जो स्पष्ट रूप से इस कार्य को बहुत महत्व देते थे। कृपया निश्चिंत रहें, यंग मास्टर। ये सेवक उसे एक टुकड़े में तुम्हारे पास अवश्य भेज देगा। मैं यंग मास्टर को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। सन एर्गो ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और उसके चेहरे पर भक्ति भाव लिखकर प्रतिज्ञा की। जब तक तुम समझते हो, तब तक अच्छा है। तो फिर कुटिल आत्मा को अपने साथ ले आओ। अगली बार जब आप मुझे देखेंगे, तो आप पहले से ही कमांडर होंगे। हान ली ने बिना नजरें झुकाए उससे कहा। ये नौकर अब रिटायर हो जाएगा। सन एर्गो ने हान ली के जाने के नोटिस को नोट कर लिया और चतुराईपूर्वक बड़ी तेजी से घर से बाहर निकल गया। कुटिल आत्मा भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही सन एर्गो घर से बाहर निकला, हान ली उठ खड़ा हुआ। घर के भीतर हान ली अर्धवृत्त में घूम गया और अचानक एक लंबी मधुर सीटी बजाई। फिर बाहर से क्लाउड विंगबर्ड ने गोता लगाया और हान ली के कंधे पर उतरा। हान ली ने अपनी छाती से एक बोतल निकाली और उसमें क्लाउड विंगबर्ड की पसंदीदा पीली चेस्टनट गोली डाली, जिसे उसने धीरे से पक्षी को खिला दिया। फिर उसने धीरे से कहा, छोटे साथी, उस व्यक्ति को पकड़ो जो अभी अभी घर से निकला है। यदि वह भागने के लिए शहर की दीवारों को छोड़ दे, तो तुरंत लौट आओ और मुझे बताओ। जब बादल पंख वाले पक्षी ने हान ली के शब्दों को सुनना समाप्त कर दिया, तो वह बुद्धिमानी से चहचहाया और खिड़की से बाहर उड़कर आकाश में गायब हो गया।
अधिक अपडेट के लिए इसी तरह कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।